बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुख खैरियत से गुजर रही हो। नाज़रीन, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं तो बच्चों की मौजें हुई ख़त्म। आज से बाकायदा तौर पे पंजाब भर के अंदर ख़ास तौर पे, क्योंकि सिंध में ये सिलसिला पहले हुआ और आज से तालीमी सरगर्मियों का बाकायदा हो गया है, जिसके साथ ही सूबे के तमाम सरकारी निजी स्कूल दोबारा से खुल गए हैं। और चूँकि आप जानते हैं कि तवील तातीलात थी, इसके बाद स्कूलों में एक बार फिर से रौनकें बहाल हो गई हैं, रौनकें लौट आई हैं। तलबा और तालिबात खुशी और जोश जज्बे के साथ अपने तालीमी इदारों में दोबारा पहुँच चुके हैं। और वो वालिदैन जो कि बच्चों की शरारतों से भी तंग आ चुके थे, उन्होंने भी सुख का सांस लिया है। और अगर बात की जाए असातिज़ा की, तो उन्होंने भी नए तालीमी मरहले के आगाज़ पर बच्चों का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। तो बच्चों को भी चाहिए अब दिल लगा के पढ़ाई करें। खेलकूद बहुत हो गया, शरारतें बहुत हो गई, तो अब फोकस कीजिए अपनी स्टडीज़ के ऊपर। तो क्लासरूम्स में तदरीसी सरगर्मियाँ बहाल होने के साथ ही हम देख रहे हैं कि स्कूलों के सहन और राहदारियाँ जो हैं वहाँ पे बच्चों की चहचहाट से गूंज उठी हैं। वालिदैन ने भी बच्चों की स्कूल वापसी पर खुशी का इजहार किया है और इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स हैं कि नया तालीमी साल तलबा के लिए कामयाबियाँ लेकर आए, मेहनत और रोशन मुस्तकबिल की नवीद साबित हो। तो हमारी भी ढेरों दुआएँ बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, उनकी कामयाबी के लिए। बात करते हैं नाज़रीन आज की टॉप 5 स्टोरीज़ की, जिसमें बहुत ही दिलखराश वाक़या आया है कुछ रोज़ पहले, जिससे आप सभी वाकिफ़ हैं। सोशल मीडिया पे इस पर बड़ी बात हो रही है। सेलिब्रिटीज़, सियासतदान हों, इन्फ्लुएंसर हों, इस पर तबसरे कर रहे हैं और ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। हवा की बेटियां कब तक इंसाफ का तकाजा करती रहेंगी और यूं ही सिसकती हुई इस दुनिया से कूच कर जाएंगी। ससुराल में बेदर्दी से कत्ल होने वाली हिना जावेद, जिसके कत्ल में मुलविस खामंद और उसका मुलाजिम हो चुका है गिरफ्तार, और पुलिस ने मकतूला की खामंद और मुलाजिम का 3 दिन का रिमांड हासिल कर लिया है। अब तक क्या हुआ, आगे क्या कुछ होने वाला है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद बात होगी आज के प्रोग्राम में ईरान अमेरिका जंग की, जिसमें देरपा जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जनाब एक बार फिर से तेज हो चुकी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज ईरान का दौरा करेंगे और ईरान पर मुसल्लत की गई जंग ने नई जुग्राफियाई और सियासी बेदारी को जन्म दिया है, ये बयान सामने आया है तर्जुमान ईरानी फौज का। तो जायजा लेंगे कि क्या होने वाला है इस मामले में। उसके बाद बात होगी क्रिकेट की, जो कि बुरे हाल में है। लॉर्ड्स टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियों का इम्कान अब जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि पहला टेस्ट तो हमने बहुत ही आसानी से प्लेट में रख के इंग्लैंड को उन्हीं की सरजमीन पर दे दिया। बाबर आजम की वापसी मुतवक्के है। अब विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को आराम दिए जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। एक के बाद एक नाकामी जो है वो हमारी टीम का मुकद्दर ठहर चुकी। इन तब्दीलियों से देखते हैं कि क्या होता है। इसके बाद बात होगी आज आपका फेवरेट सेगमेंट भी होगा कि क्या आपका बुर्ज कामयाबी, मोहब्बत और खुशहाली के नए दरवाजे खोलने वाला है। ये हफ्ता कैसा गुजर सकता है, क्या एहतियात करनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके लिए माहिरीन की राय आज के प्रोग्राम में शामिल होगी। और आखिर में बात करेंगे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तौर पर मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। कहां कहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि अब सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह चुके हैं, इस पर भी बात करेंगे। आगाज़ कर लेते हैं सबसे पहले बच्चों का, क्योंकि बच्चों की मौजें ख़त्म हो चुकी हैं और छुट्टियां ख़त्म होने के बाद स्कूलों में उनकी वापसी हो चुकी है, जिस तरह से आपको बता भी रहे थे। गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद कितनी हाज़िरी है, क्या माहौल है, पेरेंट्स के क्या जज्बात हैं और बच्चे क्या कहते हैं, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे मौविया वहाँ पर मौजूद हैं। तैयब मौविया औलख, तैयब बताइए यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद है स्कूल के बच्चों की जो कि आपने आज देखी सड़कों पर, ये काफ़ी गहमा गहमी होगी बच्चों का, उनके पेरेंट्स का क्या कहना है इस बारे में? ऐसे है कि गुजरांवाला में भी मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तमाम तर सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे खुल गए हैं। स्कूलों की रौनकें आज दोबारा से बहाल हो गई हैं। हमने देखे कि स्कूल्स की टाइमिंग से कबल ही जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने स्कूलों की तरफ आना शुरू हो गए थे। ताहम जैसे ही बच्चे स्कूलों में पहुँचे हैं तो असातिज़ा की जानब से बच्चों का वार्म वेलकम किया गया है। बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को स्कूल आने पर खुशामदीद कहा गया है। बच्चों के ऊपर चंद एक स्कूलों में फूलों की पत्तियाँ भी निछावर की गई हैं ताकि बच्चों की हौसला अफजाई की जा सके। हम इस वक्त गुजरांवाला हाफिजाबाद रोड पर एक स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ पर हमने देखा कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुशी से स्कूल की तरफ आ रहे थे। ताहम कुछ बच्चे अफसुर्दा भी थे, चूँकि बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इन छुट्टियों के दौरान सैर सपाटे किए हैं, घूमते फिरते रहे हैं, अजीज़ो अकारब के पास जाते रहे हैं, तो वो बच्चे कुछ अफसुर्दा थे। ताहम ज़्यादा बच्चे हमने देखे कि बहुत ज़्यादा खुश हैं। बच्चों का कहना है कि हम अपने दोस्तों को मिलेंगे और इसी तरह से अपनी तालीमी सरगर्मियों को आज बाकायदा तौर पर दोबारा शुरू करेंगे, चूँकि बच्चों के आगे 9
नाइन्थ के एग्ज़ाम हैं, तो जो बच्चे नाइन्थ के बच्चे हैं, जो बच्चे नाइन्थ क्लास में पढ़ते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। उनका कहना है कि हमने अपना होमवर्क मुकम्मल किया है, अब हम अपनी तैयारी करेंगे और आइंदा आने वाले इम्तिहानात में अपने इलाके को, अपने बोर्ड को टॉप करेंगे। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो आज हमने देखे कि स्कूलों में हाज़िरी कुछ कम रही है, खा वो सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं या कॉलेज हैं, तमाम तालीमी इदारों में बच्चों की आज हाज़िरी कम है। लेकिन असातिज़ा का कहना है कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे तो बच्चों की हाज़िरी तकरीबन मुकम्मल हो जाएगी। अगर बात की जाए बच्चों के वालिदैन की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, चूँकि छुट्टियों में बच्चे वालिदैन को खासे तंग करते हैं, तो वालिदैन आज अपने बच्चों को लेकर स्कूल खुद उनको छोड़ने के लिए आए हैं। जो बच्चे गाड़ियों पे आते हैं उनको भी वालिदैन खुद स्कूल छोड़ के गए हैं। जो छोटे बच्चे थे उनको आज काफ़ी गिफ्ट दिए गए हैं। बच्चों को आज नए यूनिफॉर्म मिले हैं, वर्दी यूनिफॉर्म मिले हैं, इसी तरह शूज़ मिले हैं, बैग्स मिले हैं, नई बुक्स मिली हैं, ताकि बच्चों की थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तैयब मौलवी हमारे साथ मौजूद थे, खुश हैं और बहुत से बच्चों का नया सेशन है, उनको नए स्कूल बैग्स, नए यूनिफॉर्म, नए लंच बॉक्सेस और वाटर बॉटल्स, ये सारा कुछ, इसकी वजह से बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बखैर आफियत ये सारे मामलात तय पाएंगे और बच्चे कामयाबी के लिए अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे। बच्चों की हिफाजत भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। तमाम पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे खैर खैरियत से स्कूल से होकर वापस घरों को लौटें, तो इसके लिए एक अहम इकदाम लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने उठाया है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मिशन, जिसमें रिक्शों, वैगन्स, बसों समेत दीगर ट्रांसपोर्ट की खुसूसी चेकिंग का फैसला किया गया है। और CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी ने सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को मरासला भी लिखा है कि स्कूल जाने वाले बच्चों की हिफाजत के लिए गैर महफूज ट्रांसपोर्ट के खिलाफ फौरी कार्रवाई की सिफारिश की जाए। और हिदायत में उन्होंने कहा है कि बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने वाली गाड़ियों में गैर कानूनी LPG सिलेंडर्स के इस्तेमाल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो स्कूल वैन्स हों, बसें हों, कोस्टर्स हों, पिकअप या जो पिक एंड ड्रॉप की गाड़ियां होती हैं, इनके फिटनेस सर्टिफिकेट को भी लाजमी बनाया जाए। रूट पर जो परमिट्स हैं उनको खुसूसी जांच इनकी की जाए। स्कूल ट्रांसपोर्ट के फ्यूल सिस्टम, LPG सिलेंडर्स, इलेक्ट्रिक वायरिंग, ब्रेक्स और एमरजेंसी एग्जिट्स की खुसूसी इंस्पेक्शन की हिदायत भी उनकी तरफ से की गई है। तो ये अच्छे इकदाम हैं बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए। इस पर अमल दरामद करना यकीनी तौर पर तमाम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो भी मुतल्लिका लोग हैं, इदारे हैं, तंजीमें हैं, उनको इसकी पासदारी करनी चाहिए। ये उनके लिए भी अच्छा है और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अब आते हैं नाज़रीन अपने पहले मौजू की तरफ, और बहुत ही ये दिलखराश वाक़या पेश आया है रावलपिंडी के थाना सिविल लाइन के इलाके अस्करी अपार्टमेंट्स में, जहाँ पे खातून हिना जावेद की मुबैना बेईमाना कत्ल के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। सिर्फ 9 महीने पहले इस खातून की शादी हुई थी, जिसको कत्ल किया बेदर्दी से उसके शौहर ने। पुलिस ने मकतूला के खावंद और उसके मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया है। उनका 3 दिन का रिमांड हासिल कर लिया है। इस मामले में हम देख रहे हैं कि SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 7 रुकनी पुलिस टीम तश्कील दी गई है, जो कि मकतूला के मोबाइल फ़ोन समेत घर के तीनों अफराद के मोबाइल फ़ोन तहवील में ले चुकी है और मुल्जिमान के DNA भी कराने का फ़ैसला किया गया है, ताकि असल हक़ाइक़ सामने आ सकें। और इस मामले में हम देख रहे हैं कि ससुराल में बेदर्दी से कत्ल होने वाली जो खातून थी हिना जावेद, इसके कत्ल केस में पुलिस ने मकतूला के खावंद फैसल असगर इमाम और एक मुलाजिम को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। तो इससे पहले कि इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर हम बात करें, ये गुफ्तगू की है कज़न है हिना जावेद की सबा मलिक साहिबा। क्या कहना है उनका इस वाक़े से मुतल्लिक, हिना से मुतल्लिक, ज़रा वो सुनिए। के सुबह फाद जो हिना जावेद के भाई हैं, उनको कॉल्स आ रही थी हिना के ससुराल से कि आप यहाँ जल्दी पहुंचें, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है। रास्ते में फाद को पुलिस से कॉल आई थी कि यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं, कत्ल हुआ है और जो विक्टिम है वो आपकी ही बहन है हिना। ये मर्डर इतनी ब्रूटल थी कि मिसाल नहीं मिलते। Her neck was broken. She was covered in bruises, swollen, injuries everywhere we looked. Not one part of her was left unharmed. There are so limiting words. I mean, जैसे मैंने बोला था, मिसाल नहीं मिलते, brutality, viciousness, violence. He beat her, and he beat her very badly. अब हम इस पॉइंट पे कि इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग। हमारी पूरी यकीन है इन इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस में। वी हैव फेथ दैट विद एविडेंस अ केस वी विल गेट आवर इंसाफ और हमें जस्टिस मिलेगी। दैट इज व्हाट वी आर आफ्टर, इज इंसाफ और जस्टिस।
थैंक यू। गुफ्तगू आपने सुनी है और ये कज़न थी हिना की, और सबा मलिक साहबा का ये कहना है कि बहुत ही बेदर्दी से कत्ल किया गया है। दिल खराश और दिल दहला देने वाले जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आ रहे हैं। इसी पर हमारे नुमाइंदे सजाद चौधरी भी होंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी साहबा, जो कि वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। आपको वेलकम कहेंगे खदीजा साहबा, और इस मौजू पर बात करने के लिए शायद आपसे मौजू या बेहतर कोई शख्सियत हो नहीं सकती, क्योंकि आप ख़ुद भी इस तरह की बर्बरियत का निशाना बन चुकी हैं और आपका जो बच जाना है वो भी किसी मौजे से कम नहीं था। लेकिन क्या वजह है कि हमारी बच्चियां इस तरह से बर्बरियत का निशाना बनती हैं? क्या कोई मजबूरियां हैं या फिर जो माशरे का दबाव है, इस तरह की चीज़ों को छुपाया जाता है? साल गुजर जाते हैं, लेकिन इस केस में तो सिर्फ चंद महीनों में इस कदर बेदर्दी से मारा उस शख्स ने, जिसको वो ये अहद करके उसके पेरेंट्स से लेकर आया था कि वो ज़िंदगी भर उसका मुहाफ़िज़ बनेगा। खदीजा साहब, आप हमारी आवाज़ सुन पा रही हैं? जी, मैं सुन पा रही हूँ। जी, अगर आप सवाल सुन पाई हो। सवाल प्लीज रिपीट कर दें। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि एक तो ये कि आपसे मौजू कोई शख्सियत हो नहीं सकती, क्योंकि आप ख़ुद भी एक बार इस तरह की बर्बरियत का निशाना बन चुकी हैं और आपका बच जाना भी किसी मौजे से कम नहीं था। ये जो वाक़या है स्पेसिफिक, चंद महीने में ही इस कदर बेदर्दी से कत्ल कर देना, क्या माशरे का दबाव है, मजबूरियां हैं कि बच्चियां कुछ बता नहीं पाती उनके साथ जो हो रहा होता है, या वजह कुछ और है? देखिए, बिल्कुल ये इसकी 10 माह पहले इस लड़की की शादी हुई थी, हिना जावेद जिसका नाम है, और जिस बेदर्दी से इसको कत्ल किया गया, मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि कोई अल्फाज नहीं है इसको बयान करने के लिए कि जिस तरीके से ऐसा लग रहा था, FIR पढ़ के ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दबाजी में उसको मारा गया कि किसी तरीके से ये बच ना जाए। एक बंदा गालिबन रस्सी से कर रहा था, एक ने तार डाली हुई थी, एक ने मुंह में कपड़ा डाला हुआ था गैगिंग करने के लिए, एक ने जहर दिया। तो मतलब ये इतनी साइमल्टेनियसली उसको बुरे तरीके से मारा गया कि वो किसी तरीके से बच ना जाए। बहुत ही अफसोसनाक है। इसमें आप सबसे पहले तो ये देखें, इसमें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कभी भी सर्कमस्टेंशियल नहीं होती, कभी भी वो जस्टिफाई नहीं हो सकती, किसी सूरत नहीं हो सकती। आप देखें, ये एक शादीशुदा लड़की थी, इसने आई एम श्योर इसने बहुत बार अपने पेरेंट्स को आके ये कंप्लेन की होगी कि मेरा शौहर मुझे मारता है 4 दीवारी के अंदर, जिसको कहते हैं बेडरूम वायलेंस। और उसमें कोई गवाहान नहीं होते, क्योंकि उसमें मियाँ बीवी का मामला होता है, और जब लड़की जाती है पुलिस स्टेशन तो उसको ये कह दिया जाता है कि ये घर का मामला है बीबी, इसको आप ही सुलझाओ। तो ये कह के मुंह बंद करा दिया जाता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। उसको माँ बाप ने कहा होता है बेटा बर्दाश्त करो, जैसे भी है इसके साथ ही रहना है, बर्दाश्त करो, वक्त के साथ साथ बच्चा हो जाएगा, हालात ठीक हो जाएंगे, बदल जाएगा मर्द। तो ये मर्द नहीं बदलता, जिसने एक दफा हाथ उठाया है वो बार बार हाथ उठाएगा। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे माँ बाप जो हैं, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है उनके लिए कि जैसी आपकी बेटी आपको ये बताए कि उसके साथ जिस्मानी तशद्दुद हो रहा है, तो उसको कहें चुप करके तुम वापस घर आओ, ये तुम्हारा असली घर है, जहाँ तुम्हें मारते पीटते हैं वो तुम्हारा खामिद नहीं हो सकता, वो एक दरिंदा है। तो ये कहना अपनी बेटी को कि a divorced daughter is better than a dead daughter, ये स्टिग्मा नहीं है कोई डाइवोर्स, ये कोई भी दरिंदा हो सकता है। देखिए जी, हमने अगर हम ये कहें जी अगर ये इससे शादी ना करती तो ये ना होता, माशरा यही कहेगा इस बंदे से शादी क्यों की थी, और माशरा यही कहता है नूर मुकद्दम के केस में कि जी वो एक लिव इन रिलेशनशिप में क्यों थी। दरिंदे से, परपेट्रेटर से सारी ध्यान उठा दिया जाता है, सिर्फ कसूरवार जो है वो विक्टिम को ठहरा दिया जाता है। दैट इज द प्राइम प्रॉब्लम इन दीज केसेस कि क्यों सजाएं नहीं होती, क्योंकि विक्टिम ब्लेमिंग इतनी स्ट्रांग है हमारे माशरे में। अच्छा खदीजा साहब, आपके ख्याल में एक तो बच्चियों को ये सिखाना होगा कि आपने खामोश नहीं रहना, वो उन टैबूज़ को ख़त्म करना होगा कि अब जो भी हो जाए आपने वहाँ से तुम्हारी मैयत आनी चाहिए, ये तुमने बर्दाश्त करना है इस घर को चलाने के लिए। तो बर्दाश्त या घर को चलाने के लिए ज़िम्मेदारी मर्द पर भी उतनी आयद होती है। साथ में हर बार देखते हैं कि जाने वाला चला जाता है, केस कुछ अर्सा सुर्खियों में रहता है, उसके बाद वो भी दब जाता है, लेकिन जो ज़िम्मेदारान हैं वो बच निकलते हैं। इसको टेस्ट केस बनाने के लिए क्या कुछ करना होगा? देखिए, हमारे रिसेंटली अगर आपको याद हो कि नूर मुकद्दम के केस में सजा हुई है, उसके बाद सारा इनाम जो कि एक इसी तरह एक घर के अंदर फार्म हाउस से उसकी लाश बरामद हुई थी, उसको उसके खामिद ने कत्ल किया था,
और उसको भी सजा हुई, उसको डेथ पेनल्टी हुई। उसके अलावा हमने ज़ैनब अंसारी के केस में, देखिए टेस्ट केस बनाना इज नॉट द इशू। टेस्ट केस बन जाता है, एक और सुर्खी बन जाती है। हम ये नहीं खवातीन महज एक हैशटैग बन के रह जाएं, खवातीन महज एक हेडलाइन बन के रह जाएं। हम सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन मांगते हैं कि हम इन अ सोसाइटी वी आर फ्री टू लिव विद डिग्निटी। और क्या ये बहुत ज्यादा है मांगना? ये वो चीजें जो हमें मांगने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल, खवातीन ये के हक है बुनियादी बच्चियों का। हकूक है, ये उनका इंसानी हकूक है। आप देखें पिछले 1-2 माह में मुंतहा 7 साल की बच्ची सरगोदा में किस तरह से उसका दरिंदगी से रेप और कत्ल हुआ। फिर उसके बाद कराची में जो 3 साला बच्ची थी जिसका नाम जिसको बोरी में बंद करके बच्चे को वो बोरी में उसकी लाश बरामद हुई। इसी तरह बेतहाशा केसेस हैं जिनको हम गिनने आए तो हम नहीं गिन सकते, क्योंकि वो रोज की उसमें वो आ रही हैं, वो हेडलाइंस बन रही हैं। तो देखें, जब तक इंस्टीट्यूशंस काम नहीं करेंगे, जब तक पुलिसिंग सेंसिटाइजेशन नहीं होगी कि आपके पास अगर कोई ये जुर्म होता है तो उसको एज जुर्म ट्रीट किया जाए, उसको घरेलू तशद्दुद, घरेलू मामला ट्रीट ना किया जाए। वो हमारे ताज़ीराते पाकिस्तान में एक ऑफेंस है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि वो दरिंदा जो है वो उधर ही पकड़ा जाए, कानून की उस गिरफ्त में आ जाए। तो ये अनफॉर्चुनेटली आप ये देखिए, हमारा जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें 148 कंट्रीज में से 148 नंबर पे खवातीन की सिक्योरिटी जो है वो आई है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि अगर हम इस सतह पे आ गए हैं तो फिर कौन सी रेड लाइन है जिसके बारे में बात किया जाता है कि खवातीन हमारी रेड लाइन है, खवातीन सिक्योर है हमारे मुल्क में। तो अनफॉर्चुनेटली इस चीज को रोकने के लिए हमारी इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस को काम करना पड़ेगा इफेक्टिवली, ताकि हर केस में सजा होए, ना कि सिर्फ हाईलाइटेड केस में सजा होए। बिल्कुल ठीक है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से पूरे मुआशरे को क्या कुछ करना है इस तरह के वाक़यात के सदेबाब के लिए, ख़ात्मे के लिए। खदीजा साहब, आपसे मज़ीद भी बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे जो इस केस को कवर भी कर रहे हैं, सज्जाद चौधरी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आप बताइए कि ये क्या हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, ये किस तरह से वाक़या पेश आया, मसला क्या था, दोनों के दरमियान तनाज़ा किस चीज़ का चल रहा था? क्या जब से शादी हुई तब से तशद्दुद हो रहा था, या ये अचानक वाक़या हुआ और इसमें किस किस ने मुआवनत की? अभी तक के हक़ाइक़ क्या हैं? जुनैद, बहुत शुक्रिया। जैसे कि ये लायर बता रही थी, देखें अभी तक जो हक़ाइक़ सामने आए हैं वो उसमें ये है कि ये इनकी आपस में कोई पहले से जो है तशद्दुद की वाक़यात जो है वो चल रहे थे कि इनके जो घर वाले हैं वो ये बताते हैं कि हिना जावेद जो है ये बड़ी मजबूत थी और इन्होंने कभी आज तक हमें जिक्र नहीं किया कि हमारे घर में आपस में कोई ऐसे इख्तलाफात चल रहे हैं या हमें ये चीज़ें हैं। पर यह है कि किसी इनकी एक कज़न है, उसके ज़रिए इनके भाई और इनकी एक बहन है जो कनाडा होती हैं, उनके ज़रिए ये चीज़ें पता चली हैं कि वो इनको तशद्दुद करता था। और तशद्दुद की जो चीज़ें हैं, जो जिसने जितना भी इसने तशद्दुद किया, आज तक इसने अपने घर वालों को आज तक नहीं आगे बताया। ये बड़ी देखें बात ये करने वाली कि जैसा कि आप आज न्यूज़ उसकी दे रहे हैं, मैं भी उसकी न्यूज़ दे रहा हूँ। ये खुद एक न्यूज़ देने वाली एक लड़की थी। ये पार्लियामेंट हाउस में उनका सोशल मीडिया चलाती थी 2019 में, जब पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त इनका सोशल मीडिया हैंडल चलाती थी। और उसके बाद अभी जून में इसकी प्रमोशन हुई और यहाँ से प्रेसिडेंट हाउस चली गई, वहां पर जाके जो उनका सोशल मीडिया जो है वो चला रही थी। दूसरी बात, जैसे कि अभी जो इब्तदाई जो मालूमात मिली है उस वक्त तक यही चीजें सामने आई हैं कि इसके भाई को जो है वो पहले जो हिना जावेद के जो सुसर हैं, उन्होंने इनको कॉल किए कि ये आप आए और इस तरह एक इंसिडेंट हुआ है तो आप घर आए, कि इन्होंने खुदकशी की है। पहले इसको खुदकशी का रंग दिया गया, हालांकि खुदकशी का रंग है नहीं, क्योंकि बताया गया कि इसने पहले इनको जहर दी, जहर देने के बाद इसको वॉशरूम के अंदर इसको रस्सियों के साथ बांधा गया, इसके हाथ पांव और गले जो है, इस गले के अंदर इसको एक तार होती है जो वायर है, उस वायर के जरिए इसको जो है जोर से बांधा गया। उसी वायर से इसको जो है वो उसकी मौत वाक़ई हुई। और जो अभी इब्तदाई जो मालूमात मिली है उनमें यही सामने आया कि इनकी ये जो बैक साइड की निक है, यहाँ पर ये गर्दन ये भी टूटी हुई थी और उसके साथ इसके जिस्म के ऊपर इतने निशानात हैं, बैक साइड कमर पे निशानात हैं, उसके बाजू के ऊपर निशानात हैं और
फिर ये जो गला है, इस गले के ऊपर सबसे ज्यादा निशानात जो देखने को मिले हैं। अभी इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई। कुछ इतलात के मुताबिक जो हमारे ज़राए से हम मालूमात कर सके हैं, उसमें यही सामने आ चुका है कि ये जो खामद है ये अरसा दराज से इसके ऊपर तशद्दुद करता रहा। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये तशद्दुद करने वाला जो शख्स है, जो उसका खामद है, वो एक खुद प्रोफेसर है, जो तालीम देने वाला आदमी है। वो निजी यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद की 2 निजी यूनिवर्सिटी और बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर ये वहाँ पढ़ाता रहा। और वहाँ पर भी जो चीजें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया से जो चीजें इकट्ठी हुई हैं अब तक, वो ये है कि वहाँ पर जो लड़कियां इसके पास स्टूडेंट थी, उनका भी जो है कुछ 1-2 लड़कियों का बयान सामने आया। उनका उनका भी ये कहना है कि ये हमारे ऊपर भी हरासमेंट का केस इससे अच्छा। पहले कितनी दफा जो है कर चुका है, और इसको वहां से निकालने की जो वजूहत हैं, वो भी यही वजूहत कि इसको हरासमेंट की वजह वहां से निकाला गया। अब ये देखना है कि ये इससे पहले अपनी एक मिसेस थी, जो उसकी पहली बेगम थी, उसको भी ये डिवोर्स दे चुका है, तलाक दी है उसने। वो भी तशद्दुद की वजूहत जो सामने अभी तक आई हैं तफ्तीश में, वो भी यही सामने आई हैं कि इसने अपनी पहली वाली जो बेगम है उसको भी तशद्दुद की वजह से वो उनसे किनारा कशी उसने कर ली और वो चली गई। फिर सबसे देखने वाली अहम बात जो इस केस में ये है कि इसका जो अपना घर का मुलाजम है, जी। ज़ीशान अरशद, वो इसका मुलाजम है। जो वो मुलाजम जो है वो इसका किराए का कातिल है। उस किराए के कातिल ने इसके साथ मिलकर इसको पैसे दिए गए, और पैसे देने के बाद जो है वो इसके साथ मिलकर उसने इसको तशद्दुद किया, पूरी हालांकि वो मोहब्बत उसका की है। मजाजी खुदा है। ठीक तो है चौधरी आप ये सजाद, चीजें देखने अब वाली आपसे है। मजीद भी तफसीलात जानेंगे। खदीजा साहबा, बहुत ही चौंका देने वाले और अफसोसनाक हैं, ये इंतहाई बेदर्दी से बेईमाना कत्ल है इस बच्ची का। ये आखिरी वाक़या हो, जितने भी इकाइयाँ हैं इस माशरे की, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पूरी सोसाइटी हो, हमारे पेरेंट्स हों, हमारे वालिदैन, ख़ास तौर पे माएँ जो कि तरबियत करती हैं अपने बेटों की, और इस तरह के दरिंदे उभर के सामने आते हैं, किस तरह की हमें चेंजेस लाना होंगी, फिर रियासत की क्या ज़िम्मेदारी है, हमारी जो कानूनी निज़ाम है उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट, क्योंकि कवानीन है उस पर अमल नहीं होता, इस वजह से खौफ नहीं है कि हम अगर जुर्म कर भी देंगे तो बच निकलेंगे। ये सारी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें क्या कुछ करना होगा इन बच्चियों को ओन करने के लिए और इस तरह के वाक़यात के मुकम्मल सदेबाब के लिए रोकने के लिए? बिल्कुल, ये आपका बड़ा एप्ट सवाल है। और आपने देखा जिस तरीके से अभी रिपोर्टर बता रहे थे कि ये उसकी जो वायलेंट स्ट्रीक है वो अचानक से रूनमा नहीं हुई, ये प्रीवियस इसकी हिस्ट्री थी। तो ये हमेशा ऐसा ही होता है कि जब वायलेंस को टॉलरेट किया जाता है तो वो बढ़ता है। एक थप्पड़ से बात शुरू होती है तो वो लड़की की जान लेने तक बात आ जाती है। तो कभी भी खवातीन जो है वो कभी भी बर्दाश्त ना करेंगे, सिर्फ एक थप्पड़ ही तो था, कोई नहीं, एक मुक्का उसने गुस्से में आके मार दिया। ये एग्रेशन जो है ये इट कैन कॉज योर डेथ। तो ये बिल्कुल बर्दाश्त ना करें। दूसरी बात जो आपने बात की इंस्टीट्यूशंस की कि किस तरीके से इन लोगों को सजाएं हो सकती हैं, इसमें देखिए हमारा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, हमारी जुडिशरी, जब तक ये इन कोऑर्डिनेशन इनके खिलाफ इनके एक प्रॉपर जिसको कहते हैं ना इन्वेस्टिगेशन स्टेज से लेके जब ये कोर्ट में आता है चालान, तब से लेके डे टू डे कोई इसमें डिलेज ना हो, कोई सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने की इजाजत ना हो परपेट्रेटर को। क्योंकि हमेशा होता यही है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कि जो परपेट्रेटर होता है, जो दरिंदा होता है, जिसने जुर्म किया होता है, वो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करता है, वो पढ़ा लिखा जिसको कहते हैं दरिंदा होता है। जिस तरह इस केस में भी है, प्रोफेसर रहा है, उसकी पढ़ी लिखी बीवी थी, उसने अपनी जो है उसकी जिंदगी ले ली, जान ले ली। लेकिन आप ये देखें कि ये जब तक इन केसेस को स्पीडी तौर पे नहीं किया जाएगा, जैसा नूर मुकद्दम के केस में हमने देखा, जिस तरह हमने मोटरवे रेप केस में देखा, स्पीडी ट्रायल्स इनके चलने चाहिए। चाहे जितना मर्जी इन्फ्लुएंशियल परपेट्रेटर हो, एक मैसेज जाना चाहिए। वो मैसेज ये होना चाहिए कि आपकी जिंदगी मैटर्स। खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो रियासत की जिम्मेदारी हकीकी मायनों में है, सिर्फ कागज में नहीं है। देखिए पेपर और प्रैक्टिस में बहुत फर्क है। हम कहते हैं कानून बेहतर कर लें, कानून मजबूत कर लें, हमारा लेजिस्लेटिव मैट्रिक्स बहुत स्ट्रांग है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन निल हो जाती है। क्योंकि जब पुलिसिंग एटीट्यूड ये है कि जी बीबी कर जाओ, इसका कुछ नहीं होना, बेल हो जानी है, मर्द दी, फिर आप पे कार्रवाई कर लीजिए, तो फिर ये फिर इश्यूज बढ़ते रहते हैं। फिर ये इश्यूज उनकी क्रिमिनलिटी
ये इजाफा करते हैं, मर्दों को बढ़ावा देते हैं कि हमें तो होना ही कुछ नहीं है, पुलिस को हम मैनेज कर लेंगे, अदालतों में भी हम मैनेज कर लेंगे, क्या होएगा, एक दो पेशियां भुगत लेंगे, बेल हो जाएगी महीने 2 महीने तक। तो ये जब तक एटीट्यूड नहीं बदलेगा तो ये दरिंदे जो हैं हमारे माशरे में जन्म देते रहेंगे। तो इनको रोकें जिस वक्त कोई जुर्म हो उससे, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि ये एक इतना सीरियस केस है, मतलब इस केस के तो फैक्ट्स अभी जिस तरह वो बता रहे थे, मेरे लिटरली ना रोंगटे खड़े हो रहे थे और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इंसान किसी औरत के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। और उसके साथ उसके गालिबन उसके वालिद भी उसका साथ दे रहे हैं, उसका काम वाला भी उसका साथ दे रहे हैं, तीनों ने मिलकर उसको जो है वो कत्ल किया है दरिंदगी के साथ। तो ये इनको एक एग्जाम्पल सेट करना मुआशरे में, ये जिम्मेदारी रियासत की है कि ये पता चले कि इन केसेस में सजाएं हो रही हैं। थैंक यू सो मच। बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी साहिबा वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद थी। और सब्र अदा करना होगा, रियासत को ज़िम्मेदारी लेनी होगी, पेरेंट्स को ये सोचना होगा, समझना होगा कि वो जिन बच्चों की तरबियत कर रहे हैं वो भी अगर किसी के घर की बेटियां हैं किसी और घर में जाएंगी, किसी और की बेटियां उनके घर में आएंगी, तो पूरे माशरे को ज़िम्मेदारी लेनी होगी इस ख़राबी को ठीक करने के लिए। और जितने भी मोमिनीन हैं वो भी उतने ही इस मुजरिम के साथ शरीक जुर्म में शामिल थे, शरीक जुर्म थे, और उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए। उलमाए कराम को किरदार अदा करना होगा, साथी को, सभी को किरदार अदा करना होगा इस तरह के वाक़यात के सद्देबाब के लिए, रोकथाम के लिए। तभी ये इस तरह के वाक़यात का ख़ात्मा मुमकिन हो सकता है और हर केस को टेस्ट केस समझना होगा। उम्मीद करते हैं इंसाफ हो पाए। हम देख रहे हैं कि इस पर सेलिब्रिटीज़ की तरफ से, आसिफा भुट्टो, सियासतदानों की तरफ से, इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से भी बात की जा रही है। पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान, उन्होंने इस वाक़े से मुतल्लिक गम व गुस्से का इजहार किया है और कहती हैं कि किस किस्म की दुनिया है कि हम इस किस्म के मर्दों की परवरिश कर रहे हैं। अपने इंस्टा स्टोरी पर उन्होंने बात किया है और कमेंट करते हुए माहिरा खान ने मुतासरा ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार भी किया है और कहती हैं कि आप जिस तरह चाहें, मैं हर हाल में आपके साथ हूँ, मैं आपके दर्द और नुकसान का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि आसिफा भुट्टो की तरफ से भी बात की गई है, सेनेटर शहरी रहमान साहिबा की तरफ से बात की गई है। सभी बात कर रहे हैं और सभी उम्मीद कर रहे हैं कि इंसाफ हो सकेगा। और हम भी उम्मीद करते हैं कि अमूमी तौर पे जो हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, साजबाग कर लिया जाता है या दियत दे के मामले को रफा दफ़ा कर दिया जाता है, इस तरह से मामला हल नहीं होगा। इबरत का निशान बनाना चाहिए ऐसे दरिंदों को जो कि दूसरों की बच्चियों को ब्याह कर लेकर आते हैं, उन्हें अपनी इज़्ज़त बना कर लाते हैं। और ख़वातीन तो गैरत हुआ करती हैं मर्दों की, ये कैसे मर्द हैं जो कि अपनी ही इज़्ज़त को, अपनी ही गैरत को पामाल कर रहे हैं और तार कर रहे हैं। आगे बढ़ते नाज़रीन, और कुछ दीगर इश्यूज़ भी हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, एक ब्रेक के साथ रहेगा। वेलकम बैक। बात कर लेते हैं अमेरिका ईरान जंग की, जिसमें एक अहम पेशरफ पाकिस्तान की जो सफारतकारी है उसमें एक बार फिर से तेज़ी देखी जा रही है और पाकिस्तान की कोशिशों का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस सिलसिले में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज ईरान का दौरा भी कर रहे हैं और ये ख़बर पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से नहीं बल्कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान है इस्माइल बकाई, उनकी तरफ से की गई है। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो कहते हैं कि जी आज यानी कि पीर के रोज़ ईरान का दौरा करने जा रहे हैं। तो क्या होने जा रहा है इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीद दिलाही साहब, माहिर आलमी अमूर। डॉक्टर साहब, आपको पाकिस्तान मॉर्निंग में एक तो ये कि आला हुकाम से कहा जा रहा है कि उनकी ईरान में मुलाकातें होंगी फील्ड मार्शल से, क्या सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के साथ भी आपको लगता है कि इस दौरे में मुलाकात मुतवक्के है? जी शुक्रिया जैद साहब। असल में आप देखिए कि कल जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं राक्शी, उनके दरमियान भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। उसके बाद ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने एक ट्वीट जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तशरीफ़ ला रहे हैं तेहरान, जो बाहमी तावन और इलाकाई अमन के लिए गुफ्तगू होगी। उस पर मैंने पाकिस्तान की तरफ से या ISPR की तरफ से कोई बयान नहीं देखा जी। तो ये जो बज़ाहिर है पाकिस्तान वही रोल अदा करने जा रहा है जो पहले उन्होंने किया ईरान और अमेरिका के दरमियान में जंग के लिए में जो तस्फिये और अमन की कोशिश करना ही बेसिक उसका एजेंडा है। उसके साथ साथ जो सोर्सेज कह रहे हैं कि और एजेंडाज वो भी हैं जो हुतीज़ का वहाँ पे रोल है इस वक्त, और मक्का डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो भी उस पर भी गौर किया जाएगा। और ज़ाहिर तो ये तमाम जो
वहाँ पे सदर से लेके मसूद पज़ेशकियान से लेके इनकी तक तमाम से मुलाकात होगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस्माइल बकाई साहब की तरफ से, क्योंकि ये खबर मीडिया के साथ या मंजराम पर लाई गई है फील्ड मार्शल के दौरा ईरान की, वो कहते हैं इस दौरे का मकसद ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। तो क्या अमेरिका ईरान जंग से ज़्यादा आपसी जो ताल्लुकात हैं उन्हें मजबूत बनाना इसका मकसद है? ये सारी चीज़ें ज़ेर गौर लाई जाएंगी? और पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात में क्या क्या पहलू हैं जो कि ज़ेर गौर लाए जाएंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो ज़्यादा अहम इस वक्त बात थी, दोबारा मज़ीद जो है इकनॉमिक सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाने की बात हो रही है ट्रंप की तरफ से। वो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी जो है एजेंडे पे हाईएस्ट पॉइंट होगा। बाकी जाहिर है कि बाकी पॉइंट्स तो पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान के साथ जो है उसके बाद बात होगी, लेकिन फौरी तौर पे और इस जल्दी में वहाँ पे जाने का जो मकसद है वो मेनली यही है, ईरान और अमेरिका वॉर के दरमियान। अभी देखें, एक स्टेलमेट तो है, लेकिन वर्बल हॉस्टिलिटीज चल रही हैं जो किसी वक्त भी फ्लेयर अप हो सकती हैं। और जो सैंक्शंस की बात की है वो भी ईरान के लिए तकलीफ और नुकसान का बायस हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा तो उस पर बात होगी। और जैसे हमेशा वो कहते आते हैं कि फील्ड मार्शल जो है, प्रेसिडेंट ट्रंप भी कहते हैं मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है, तो उनके ज़रिए वो बात करना चाहेंगे कि किसी तरह ये सैंक्शंस जो हैं इनको अवॉइड किया जा सके। तो साथ जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात हैं उसमें कई चीज़ें जो हैं उनको क्लैरिफाई करना ज़रूरी है, जिसमें सबसे टॉप पे जो मक्का एग्रीमेंट है, डिफेंस एग्रीमेंट है, वो भी शामिल है। तो उस पर भी बात की जाएगी और यकीन दहानी कराई जाएगी कि ये ईरान के ख़िलाफ़ नहीं है। आप देखिए कि इसमें बांग्लादेश ने भी अपना अंदिया दिया है इस पर शामिल होने का। तो मेरा ख्याल है कि ये लार्जर एक पैक्ट एग्रीमेंट बनने जा रहा है, तो किसी मौके पे ईरान खुद भी इसमें शामिल हो सकता है। तो ये उसके अलावा हुतीस ने कोई हॉस्टिलिटीज़ की हैं, तो जाहिर है कि उसके ऊपर ईरान का इन्फ्लुएंस है, उनको उन पे भी बात होगी कि उनको भी जो है वो थोड़ा सा नकेल डाली जाए ताकि वो इन हॉस्टिलिटीज़ ना करें जिससे फर्दर प्रोवोकेशन हो। और पाकिस्तान के ताल्लुकात जनरली ईरान के साथ तो पिछले जब से ये जंग है और उससे पहले से बहुत अच्छे हैं। हमारे बॉर्डर पे थोड़े से इश्यूज होते थे, दोनों तरफ से जो टेररिस्ट थे या इंसर्जेंट थे वो कार्रवाइयाँ करते थे जिन्हें रोकने की कोशिश की जाती थी, जो गलत फहमियाँ पैदा करते, तो वो भी मेरा ख्याल है कि कंट्रोल में है। जैसे जैशुल अदल था और इधर से BLA करती थी, तो वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो ट्रेड और इकॉनमी के हवाले से ज़्यादा बात होगी। और दूसरा ये मैं समझता हूँ कि मक्का डिफेंस एग्रीमेंट के ऊपर भी बात होगी कि किसी मौके पे क्या ईरान भी उसका हिस्सा बनेगा। ठीक है। अभी जिस तरह से डॉक्टर साहब आप भी कह रहे हैं कि मज़ीद पाबंदियां अगर ईरान के ऊपर अमेरिका की तरफ से लगाई जाती हैं, सैंक्शंस में मज़ीद सख्ती की जाती है, तो चाइना का किरदार उसमें कितना अहम होगा? क्योंकि अब अमेरिकी थिंक टैंक्स भी इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि चाइना का जब तक ताउन ईरान के साथ है, क्योंकि अपनी 90% या शायद उससे भी ज़्यादा जो तवानाई की ज़रूरियात हैं वो ईरान से पूरी कर रहा है चाइना। तो अगर इनके दरमियान आपस में ये ताल्लुक़ रहता है तो ये किस तरह से मुमकिन हो पाएगा? फिर पाकिस्तान किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है अगर लैंडलॉक कंट्री बनाने की कोशिश की जाती है, अमली तौर पे जोग्राफियाई लिहाज से भी और ताल्लुकात के लिहाज से भी अमेरिका की तरफ से? तो फिर पाकिस्तान चूँकि बॉर्डर भी टच करता है, फिर पाकिस्तान के जो पोर्ट्स हैं वो भी ऑपरेशनल रहते हैं, लेकिन अमेरिका को जस्टिफाई करना, ईरान के साथ ताल्लुकात भी बनाए रखना पाकिस्तान के लिए मामला कितना हसास होगा और पाकिस्तान की कितनी ज़रूरत होगी ईरान को इस तमाम तनाजुर में? देखिए, पहली बात तो ये बड़ी क्लियर है कि अमेरिका का हदफ चाइना भी है, जो कि राइवल है इकनॉमिकली और मिलिटरीली। और चाइना को तो आप रोक नहीं सकते, पाबंदियाँ तो पहले भी मौजूद थी और ईरान से वो ऑयल का जाता रहा, सबसे बड़ा उनका पार्टनर है और अब भी यही सूरत हाल रहेगी। चाइना ईरान को फुली सपोर्ट करेगा और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान को फिर दोबारा एक बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। तभी जाने का मकसद ये भी है कि जब वहाँ पे पाबंदियाँ मज़ीद सख्त होंगी तो हम भी तवक्कुआत लगाए हुए थे कि पाकिस्तान को भी मुआशी जो है उसमें मनफ़ियत होगी, फ़ायदा होगा जब ये जंग ख़त्म होगी और ईरान के हमने जो रोल अदा किया है
तो वो भी एक धचका लगेगा। इसलिए पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिश करेगा कि अमेरिका को इससे बाज रखे। और देखिए, हमारा बॉर्डर ईरान के साथ है, उनको भी इस बात की समझ है। जब पिछली दफ़ा यहाँ पे हमने गवादर से 7 सी रोड रूट्स निकाले थे, तो किसी ने सवाल किया था ट्रंप से कि आपको इल्म में है कि पाकिस्तान ये कर रहा है? उन्होंने कहा मेरे इल्म में है। तो उन्होंने कभी उस पर मोतरज़ नहीं हुए। तो थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान से भी वो पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात के ऊपर भी थोड़ा सा नरमी का रवैया रखेंगे, क्योंकि उनको भी पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान उनके लिए बहुत सपोर्टिव रहा इस सारे जंग के दौरान, दोनों के लिए, ट्रंप के लिए भी और ईरान के लिए भी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इसमें मैनेज कर लेगा, इसको बैलेंस क्रिएट करने में। ठीक है। और अभी आपको लग रहा है कि इस जंग में शिकस्त के बाद या नाकामी के बाद अब मुकम्मल तौर पे अमेरिका इनखला करने जा रहा है, जिस बड़े पैमाने पर उनकी बेसिस को नुकसान पहुंचा है, उनकी फ़ौजियों का जानी नुकसान हुआ है, तो अब अमेरिका अल्टीमेटली उसे निकलना ही होगा इस खत्ते से, तमाम गल्फ़ ममालिक से। और फिर उसके बाद की दुनिया किस तरह से देखते हैं आप? उसके बाद गल्फ़ ममालिक जो है, यकीनी तौर पर जिस तरह पाकिस्तान, टर्की और सऊदीया का इत्तेहाद हो चुका है, अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए बाकी ममालिक भी आपको लगता है कि जल्द ही इस इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो बन रहा है। अभी तो एक ट्रांजिशन पीरियड है, सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है कि किस तरफ जाएगा सूरत हाल। अलायंसेस बन रहे हैं। अमेरिका के, जैसे आपने खुद फरमाया कि वहाँ पे उनको जो बेसिस हैं उनके काम नहीं आए गल्फ कंट्रीज़ के, तो वहाँ पे भी इसको रिव्यू और रीथिंक करना पड़ेगा। तो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज़ कमिंग इनटू बीइंग। तो उसके ऊपर जो आने वाले चंद माह हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। जो अलायंसेस हैं, जो फोर्सेस इकट्ठी होंगी, उससे मालूम होगा कि अब क्या सूरत हाल पैदा होती है। तो मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि अब अमेरिका का रोल उतना इफेक्टिव और उतना इंक्लूसिव नहीं रहेगा जितना पहले था। लेकिन ये नहीं है कि एकदम ही रोल बैक करके बिल्कुल इनखला कर जाएंगे। और दूसरी बात है कि जो सैंक्शन लगाने के चाह रहे हैं ईरान के ऊपर, इस पे उनके अपने थिंक टैंक्स ने भी, जो एलियन पेनेटा ने भी कहा कि अमेरिका के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा, ये नुकसानदेह होगा ईरान अमेरिका के लिए खुद भी। तो लिहाजा उनको इसके ऊपर भी रिव्यू करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर अगर अंदर से भी आवाज़ उठ रही है, अमेरिका के अंदर से भी, कि आप ये ना करें, और इधर से पाकिस्तान भी जाके उसके दरमियान रोल अदा करेगा, तो मैं समझता हूँ कि हालात बेहतर होने की तवक्को है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर नवीद इलाही साहब, और हालात बेहतर होने की तवक्को का इजहार। पाकिस्तान एक बार फिर से मुतारिक दिखा रहा है मसालियत के लिए। पाकिस्तान ने पहले भी बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन जो MOU साइन हुआ था इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसकी डेट ख़त्म हो चुकी है। अब नया एग्रीमेंट होगा। इस दौरान बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है, बहुत से हमले हुए हैं, और एक बार फिर से अमेरिका बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है। अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मज़ीद दबाव बढ़ा है, क्योंकि पूरी दुनिया के माहिरीन, तज्ज़ियाकार ये तस्लीम कर रहे हैं कि न सिर्फ मुज़ाकरात की मेज़ पर बल्कि अस्करी मैदान में भी शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा है। ईरान, जो कि अमेरिका से कई गुना छोटा मुल्क है वसाइल के लिहाज से भी, और सबसे अहम चीज़ यह है कि उसे कई दहाइयों तक सैंक्शंस का, पाबंदियों का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद ईरान ने बहुत से सरप्राइजेस रखे हुए थे अमेरिका के लिए, इज़राइल के लिए, और यही सरप्राइजेस जो हैं वो एक बहुत ही टफ टाइम दे रहे हैं, जिसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग के लिए एक महफूज रास्ता चाहिए, और ईरान उनको वो देने को तैयार नहीं है। ना सिर्फ वो देने को तैयार नहीं, बल्कि आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल भी मुकम्मल तौर पे इस वक्त ईरान के पास है। तो उम्मीद करते हैं कि कोई बेहतर नतीजा निकल पाए, और ना सिर्फ इस खत्ते में बल्कि दुनिया के अमन के लिए भी पाकिस्तान की जो कोशिश हैं वो कामयाब हो सकें। फील्ड मार्शल का जो आज का दौरा है, कल हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या पेशरफ्त हुई, लेकिन उसके ऊपर इस वक्त सबकी नज़रें हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। मौसमियाती तब्दीली हम सभी का मसला है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, बल्कि अब तो ये आलमी मसला बन चुका है। और आज सिर्फ माहौल मसला नहीं, बल्कि हमारी सेहत, पानी, खुराक, ज़राअत और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल भी ये बन चुकी है। और ऐसे में अगर बच्चों को, जो कि हमारा मुस्तकबिल भी हैं, उन्हें, नौजवानों को सिर्फ मौसमियाती तब्दीली के असरात से आगाह किया जाए तो काफ़ी नहीं होगा, बल्कि उन्हें इसका हिस्सा बनाना होगा। और सबसे खुशाइन बात यह है कि हमारी हुकूमतों ने अब ये इनिशिएटिव उठा लिया है, बल्कि इसे काफ़ी अर्सा हो चुका है, लेकिन बहुत से लोगों को इसका इल्म नहीं होगा। तो इसके असरात इससे कहीं ज़्यादा
हो सकते थे, इस पर अमल का आगाज हो चुका है। इसी सोच के तहत ये चाइल्ड ड्रिवन क्लाइमेट एक्शन है, CDA-CA प्रोजेक्ट जिसको शुरू किया गया। इसका बुनियादी मकसद भी यही था कि बच्चों को साथ शामिल किया जाए इस मिशन में, उसकी तकमील के लिए, उसकी कामयाबी के लिए, जिसमें नौजवानों की मौसमियाती तब्दीली, माहौल के तहफ़्फ़ुज़, वेस्ट मैनेजमेंट और अमली माहौलियाती इक़दाम के हवाले से उन्हें बाइख्तियार बनाया जाए। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं आपको देता हूं, उसके बाद कुछ खास मेहमान इससे जुड़े हुए हमारे साथ मौजूद भी हैं। बुनियादी तौर पे नाज़रीन आपको बताएं कि यह मंसूबा 2023 के जनवरी में शुरू किया गया था और आज आप जिस तरह से जानते हैं कि अगस्त है 2026 का। इसमें 3 शहर शामिल थे, इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर, जिसमें ये जारी रहा। और इसके तहत लगभग 25 स्कूलों में कायम किए गए ग्रीन क्लब्स हैं, जो कि मंसूबे से तकरीबन 12,500 तलबा हैं, नौजवान हैं जो कि इसका हिस्सा हैं और इससे 13,425 अफराद मुस्तफ़ीद भी हुए हैं। तो इस प्रोजेक्ट में क्या कुछ शामिल है, इसके दौरान बच्चों ने किस तरह से अपनी क्लासरूम्स के अंदर रहते हुए और फील्ड के अंदर भी काम किया, शजरकारी, किचन गार्डनिंग, कंपोजिंग, रिसाइकलिंग, पानी के बेहतर निज़ाम को यकीनी बनाया, सफाई मुहिमात हैं, क्लाइमेट वॉक्स हैं, साइकिलिंग है, मुबाहिसे हैं, नुमाइशें और पॉलिसी डायलॉग है, जिसके अंदर अब ये बच्चे भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल, अब सिर्फ उन्हें ब्रीफ नहीं किया जा रहा, उन्हें मुतला नहीं किया जा रहा, बल्कि इस मिशन का हिस्सा बनाया जा चुका है। आगे क्या होना है, किस तरह से इसको कप्तान में लेके चलना है, हमें किस तरह से इसमें कंट्रीब्यूट करना है, इस पर सब पर बात करने के लिए अहमद शहजाद साहब, प्रोजेक्ट मैनेजर पाक मिशन सोसाइटी, हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, आपको वेलकम कहेंगे। और उनके साथ नन्ही प्यारी सी हमारी बच्ची जो कि मेंबर हैं ग्रीन क्लब की, हफ्सा कुलसूम, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हफ्सा, आपको भी वेलकम कहते हैं। अहमद साहब, आपसे आगाज़ करूंगा मैं। ये सबसे पहले तो बताएगा कि ग्रीन क्लब्स का ये जो मंसूबा है, जिसमें अब से पहले तक तो हम ये सुनते थे कि क्लाइमेट चेंज, उसके असरात, उसकी तबाहियाँ और उसके नुकसानात, तो ये सेमिनार्स होते थे और आगाही मुहिम होती थी, लेकिन बच्चों को इसमें शामिल करने का आइडिया किसका था, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, और फिर उससे क्या कुछ फ़ायदा हुआ, क्या कुछ हमने गेन किया, इस पर रोशनी डालिए। जी, थैंक यू। जैसे अभी आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया, तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट, ये बड़ा एक मुनफरद प्रोजेक्ट है जो कि स्कूल यूथ और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ यूथ के साथ हमने इसको शुरू किया है जी। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हम किस तरह से बच्चों को और नौजवानों को अंगेज कर सकते हैं, उनकी अंगेजमेंट को कैसे इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि बच्चे, नौजवान जो हैं वो हमारे मुस्तकबिल हैं, तो हमें सबसे पहले इनको टारगेट करना है, देखना है कि हम किस तरह से इनको मोबिलाइज़ कर सकते हैं, हम किस तरह से सेंसिटाइज़ कर सकते हैं। अगर ये सेंसिटाइज होंगे तो ऑब्वियसली ये अपने माशरे में, अपने हाउस होल्ड लेवल के ऊपर और जहाँ पे भी ये जाएंगे तो उस एजुकेशन को, उस तजर्बात को दूसरों के साथ जो है वो शेयर करेंगे। तो बेसिकली अगर हम देखें ग्लोबली जो चीज़ें इस वक्त इन्वायरमेंटली और क्लाइमेट को लेकर चल रही हैं, तो इसमें हमारा जो अहम ऑब्जेक्टिव था कि हम बच्चों को इसके अंदर इंगेज करें और एक ख़ास तालीम के ज़रिए इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। हमने जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में पाक मिशन सोसाइटी का एक बड़ा अहम किरदार है और इसमें एक बच्चों की तंजीम है KNH, किंडर नॉट हिल्फे, जो कि जर्मन है, और इनके साथ BMG जो एक बैक डोनर है, इन्होंने हमारे साथ तावन किया। अच्छा। और पाक मिशन सोसाइटी ने अब ये 3 एरियाज़ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया। और जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो इसमें हमने गवर्नमेंट को भी इंगेज किया, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, जिसके कोऑपरेशन से, जिनकी कोलैबोरेशन से इन सारी चीज़ों को हम जो है वो आगे लेके चल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने स्कूल्स को आइडेंटिफाई किया। स्कूल जो थे वो बड़े ऐसे स्कूल्स हमने लेने थे जो कि लो कॉस्ट स्कूल्स हैं, जहाँ पे बहुत सारी इस तरह की फैसिलिटीज़ बच्चों को नहीं मिल सकती कि वो इन्वायरमेंट के बारे में, क्लाइमेट के बारे में जो है वो जान सकें। तो हमने इसमें पब्लिक स्कूल्स लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं, और वहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों? जी बिल्कुल, दोनों स्कूल्स हैं। और वहाँ पे हमने जो एक अप्रोच ली वो ग्रीन क्लब की ली, क्योंकि ग्रीन क्लब का मतलब है कि हम बच्चों को ग्रीन माइंड बनाएं, ताकि वो ग्रीन माइंड के साथ जब आप आगे आएंगे। सोच तो बहुत अच्छी है अहमद साहब, लेकिन बच्चे क्योंकि खेलने कूदने की उम्र है, हफ्सा को मैं देख रहा हूँ, छोटी सी बच्ची है, लेकिन जो मिशन, जो जिम्मेदारी आपने इनके ऊपर आयद की है वो बहुत बड़ी है। हमारे आने वाली जनरेशंस, पूरी दुनिया की सलामती बका के लिए ये मिशन है और है तो बहुत ज़रूरी। बच्चों का रिस्पॉन्स क्या था? बच्चे शुरू में इसको गैर संजीदा ले रहे थे, फिर आपको कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? इनको कायल किस तरह से किया कि इनका होना इस मिशन में बहुत ज़रूरी है?
इसमें हमने जब ग्रीन क्लब स्टैब्लिश करने थे तो पाक मिशन सोसाइटी ने ग्रीन क्लब गाइड बुक हमने एक बनाई। अच्छा, वो गाइड बुक का ऑब्जेक्टिव था कि बच्चों के लेवल के ऊपर आके हम वो एक्टिविटीज़ हम डिज़ाइन करें जिसमें बच्चे जो है अट्रैक्शन भी उनके अंदर हो, इंटरेक्शन भी हो। तो जब बच्चों के लिए वो हमने गाइड बुक तैयार की, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने ओरिएंटेशन दी। फिर वॉलंटरली हमने बच्चों को कहा कि कौन ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो कि ग्रीन क्लब का हिस्सा बनना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आप वॉलंटियर करें और आप किस तरह माहौल दोस्त बनना अच्छा, उन चाहते पे बच्चों पे सब पे इम्पोज नहीं किया, इम्पोज नहीं किया, उनको ऑप्शन दी। एग्जैक्टली बच्चों ने खुद अपनी वॉलंटरली अपनी एंगेजमेंट शो की ठीक है। कि जो टाइम दे सकते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो हमारा माहौल है, मौसमियाती माहौल है, वो बेहतर हो सके, हम क्लाइमेट को किस तरह बेहतर कर। रिस्पॉन्स कैसा था बच्चों का? इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस, इवन कि हमें बहुत सारी एप्लीकेशंस बच्चों की तरफ से आई, लेकिन चूंकि हमारा एक सेट था कि हमने इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेने हैं, तो फिर हमें उसमें से भी स्क्रूटनी की गई। अच्छा, तो एक सिलेक्शन और क्राइटेरिया आपका जो सेट था वो लगभग 12,500 बच्चे आपने सेलेक्ट किए, कितने बच्चे? ये तो बेसिकली हमने इन तक रीच आउट किया हमने। अच्छा, अब ये ग्रीन क्लब जो थे, जब हमने इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर ली, तो इन ग्रीन क्लब्स ने फिर जो हम एक्टिविटीज़ ग्रीन क्लब के साथ करते थे, ग्रीन क्लब लीड करते थे इन चीज़ों को, तो वो ग्रीन क्लब के मेंबर्स फिर अपनी टीचर्स के साथ मिलके दूसरी जो क्लासेस होती थी स्टूडेंट, वहाँ तक वो इन्फॉर्मेशन को लेकर। ज़बरदस्त। तो हम हफ्सा से पूछते हैं ना कि वो क्या क्या एक्टिविटीज़ थी। हफ्सा, आपकी तो खेलने कूदने की उम्र है, आपके ऊपर जो जिम्मेदारी डाल दी है क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने में, इन तमाम बहन भाइयों का साथ देना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और आपको किस तरह से इन्होंने कायल किया, या आपको खुद से शौक़ था कि आपने इसका हिस्सा बनना है? जी, मुझे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे खुद शौक़ था कि मैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज हूँ। मुझे शौक़ था कि मैं अपने माहौल को साफ़ करूँ। अच्छा। क्योंकि मैं मोटिवेशन मूवीज़ देखती थी, तो उससे मुझे ज़्यादा पहले से शौक़ था? ये पहले से शौक़ था। फिर इस्टेब्लिश हुआ ग्रीन क्लब पाक मिशन सोसाइटी की तरफ से। इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाई, अपसाइक्लिंग, रिसाइकलिंग, रिफ्यूज़, 3R स्ट्रेटजीज़, बहुत ज़्यादा हमने चीज़ें सीखी। हमारे साइकिलिंग टूर्स हुए जिसमें हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी। मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ कि जब मैं 6th क्लास में थी, मैं फ़र्स्ट टाइम इनसा टूर पे गई, तो मैंने सीखा साइकिलिंग वगैरह। साइकिलिंग टूर था हमारा। अच्छा। तो मेरे बाबा मुझे छोड़ने आते थे, मैंने उनको मना किया कि नहीं, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करूँगी ना। तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना शुरू हो गई। तो अब जहाँ हमारा बस स्टॉप था, वहाँ से बहुत ज़्यादा बच्चे आते थे, तो वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा देर लग जाती थी। तो किसी जगह पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सही है, वहाँ रश नहीं होता। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मुझे साइकिल चाहिए। साइकिल के कार्बन फुटप्रिंट्स बहुत कम होते हैं और इसमें फ्यूल भी नहीं डलता। फ्यूल की वजह से कार्बन फुटप्रिंट्स ज़्यादा होते हैं। तो हमने उनको नहीं करना था कि मुझे साइकिल लेके दें। उन्होंने कहा जब आपका अच्छा रिजल्ट आएगा तो हम आपको साइकिल लेके देंगे। तो फिर आपको पढ़ाई भी साथ साथ करना पड़ी? जी, मैंने बहुत अच्छी तरह अपने पेपर दिए और फिर मुझे साइकिल। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, किस तरह से आप माहौल को साफ़ करने के लिए, फिर अभी हम अमर भाई बता रहे हैं कि आप बाकी स्टूडेंट्स को भी जाके फिर गाइड करते हैं, उन्हें भी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो बाकी बच्चों का रिस्पांस क्या होता है? वो आपकी बात को सीरियस लेते हैं? बाकी बच्चे, जिस तरह सर अहमद ने बताया कि मैं भी पूछती हूँ क्लासेस में जाके किन बच्चों को इंटरेस्ट है, तो फिर हमारी एक क्लास है जिसमें हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो उसमें हम मिलके किचन गार्डनिंग को देखते हैं और हम बेसिकली जो है मेरी आपी वो बैग्स वगैरह बनाती हैं कपड़े के, तो मैं उनको देती हूँ प्लास्टिक बैग से जान छूट सके और माहौल को ख़राब ना किया जाए। यस, तो मैं उन बच्चों को देती हूँ कि आपने जब बाहर जाना है, कोई भी चीज़ लेना है, तो आपने ये वाले बैग्स लेके जाने हैं, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना है, 3R स्ट्रेटजीज अपनाएं, अपने घर वालों को जाके बताएं। आप अपने घर वालों को जाके बताती हैं? वो क्या कहते हैं? तो कहते हैं बहुत अच्छी बात है। इवन कि जो मेरा छोटा भाई है वो मेरे साथ मॉडल वगैरह भी प्लास्टिक के बनाता है, उसको चीज़ों का शौक है। तो आपने क्या कुछ बनाया? मॉडल्स भी बनाए कुछ? जी, मॉडल्स भी बनाए हमने। और पंजाब यूनिवर्सिटी में एक तो हमारी एग्जीबिशन लगी थी जिसमें हमारी पोजीशन, तो हमारे मॉडल्स में पोजीशन आई थी कि हमने बहुत अच्छा हमने किचन गार्डनिंग का मॉडल बनाया और प्लास्टिक बोतल से उसमें प्लांटेशन की। ज़बरदस्त। तो इस तरह की चीज़ों में हमने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम है। और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो कि आज से इतने ज़्यादा उनके पास नॉलेज है, तो कल को यकीनी तौर पे जो माहौल को ख़राब करने का सारा अमल है उसको रिवर्स करने में बड़ा मुआविन साबित होगा। आमिर साहब, ये जो आइडिया है, तो ये सिर्फ लाहौर, पिंडी या तो तक तो महदूद नहीं रहना चाहिए, इसको तो पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या प्लान है? उसके लिए किस तरह की आपको ताउन चाहिए होगा गवर्नमेंट्स का? इसमें हम गवर्नमेंट के साथ भी जो है कुछ चीज़ें कर रहे हैं।
अभी मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। जब हमने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया तो इसका हम देख रहे थे कि किस तरह से बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट है और बच्चे किस तरह से कुछ चीज़ें रिकमेंड करते हैं या उनकी क्या डिमांड्स हैं। तो इसके लिए एक नेटवर्क है पंजाब क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, अच्छा, जो कि पंजाब के अंदर काम कर रहा है। तो हमने उनके साथ मिलके एक कंप्लीट एडवॉक्सी का एक प्रोग्राम किया। उसमें हमने जो पंजाब क्लाइमेट एक्शन प्लान बना उसको हमने डिस्कस किया थ्रू डिफरेंट कंसल्टेशंस, जो हमने इस्लामाबाद में भी और लाहौर के अंदर भी कंसल्टेशंस की। और उन कंसल्टेशंस के अंदर हमने जो प्रायोरिटी दी वो स्कूल यूथ और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के यूथ थे, ताकि वो उस एक्शन प्लान को देख सकें कि आया उस एक्शन प्लान के अंदर जो इम्पेक्ट बच्चों के ऊपर क्लाइमेट और एनवायरनमेंट का हो रहा है, तो जो यूथ है, जो नौजवान है, वो किस तरह से उस चीज़ को देखते हैं। तो जब हमने वो कंसल्टेशंस की, उन कंसल्टेशंस के अंदर जब हमने देखा तो यूथ ने 5 डिमांड्स निकाली उसको व्यू करते हुए कि हमने कौन कौन सी चीज़ें इसमें गैप्स हैं। अच्छा, वो क्या डिमांड्स थी? तो मैं चाहूँगा अगर हिफ्सा उस डिमांड्स को आपके साथ शेयर कर सकें, क्योंकि ये इनकी तरफ से थी, यूथ की। अच्छा, ये बच्चों की रिकमेंडेशन, ये बच्चों की रिकमेंडेशन है कि क्या क्या होना चाहिए फर्दर। तो बताइए अफसा। तो हमने जब अपने पार्लियामेंट्री एरियाज़ के साथ मिलकर काम किया तो हमने देखा कि पंजाब में क्या क्या पॉलिसी है और क्या क्या नहीं है। तो जब हम बच्चे मिलकर बैठे, हमने ओवर थिंकिंग की उसके ऊपर। तो जो हमारे बच्चे कितने थे वो सारे? वो बच्चे थे तकरीबन हर स्कूल में से 5-5 बच्चे आए थे। पूरे पंजाब के थे, पूरे लाहौर के थे? वो नहीं, सिर्फ लाहौर में, सिर्फ लाहौर के स्कूल। अच्छा, ठीक है। तो फिर हमने उसके ऊपर देखा कि जो हमारी फर्स्ट डिमांड थी वो ये थी कि जो हमारा निसाब है तालीम का, उसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में चैप्टर्स होने चाहिए। अरे वाह, तालीम, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरा एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा सेकंड डिमांड ये थी कि हमें अपनी खवातीन को, नौजवानों को, इवन के बच्चों को उनकी बात सुनी जाए और उनकी बात को यकीनी बनाया जाए कि वो किस तरह के अपने ख्यालात और इजहारात रखते हैं, उनकी तजावीज़ को भी शामिल किया जाए। ठीक है। और थर्ड डिमांड हमारी ये थी कि जो NGOs हैं, बच्चे हैं, उनकी भी बात सुनी जाए, उनको पंजाब क्लाइमेट एक्शन में इंक्लूड किया जाए, ताकि वो अपनी बात आगे कर सकें, तजावीज़ को, अपने मसाइल को बताएं। यस। और जो हमारी 4 डिमांड थी उसमें हमने कौमी अहदाफ की बात की थी कि हमें बच्चों को और नौजवान खवातीन को इतने वो नहीं, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उनके राइट्स के बारे में कि उनको पूरा राइट दिया जाए, किस तरह वो अपनी बात आगे कर सकते हैं, उनके राइट्स और जो चीज़ें उनको रिक्वायर चाहिए इस चीज़ के लिए वो उनको फराहम की जाए। और 5th डिमांड क्या थी? हमारी 5th डिमांड ये थी कि जिस तरह हमने समझा दिया ग्रीन माइंड, ग्रीन क्लब वगैरह के बारे में, अगर कोई अपना काम शुरू करना चाहता है ग्रीन क्लब के बारे में या ग्रीन चीज़ें बना के सेल करना चाहते हैं तो उनको फंड्स दिए जाएं ताकि वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं। तो ये हमारे तवज्जुह से गवर्नमेंट तक भी पहुंच रहा है। गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या था? उन्होंने संजीदा लिया, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया इसमें? जी जी बिल्कुल। इसमें जब ये डिमांड्स हमने जनरेट की, जैसे अभी हिफ्सा ने भी बताया है कि एक तो निसाब स्पेसिफिकली होना चाहिए जो कि बच्चों को इसके ऊपर बताया जाए ताकि वो शुरू से इन चीज़ों को जो है वो जान सकें। बिल्कुल ठीक। और दूसरा ये था, जैसे अभी इन्होंने बात की है कि कुछ ग्रीन फंड्स ऐसा होना चाहिए कि अगर नौजवान कोई ऐसे जो इको फ्रेंडली बिजनेसेस करना चाहते हैं, कुछ स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, उनको फंडिंग की जाए गवर्नमेंट की तरफ से, उनको लोनिंग जो है वो दी जाए ताकि वो इस तरह के बिजनेसेस कर सकें जिससे जो है हमारे माहौल दोस्त वो चीज़ें हों। ठीक है। तो जब हमने ये सारी चीज़ें की तो उसके बाद हमने एक लॉबिंग एंड एडवॉक्सी की कंपेन की है। अच्छा। उसमें हमने डिफरेंट जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो कि पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इन चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं, तो इसमें पंजाब क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जो है उनके साथ PMS ने और फिर ग्रीन क्लब के जो मेंबर्स हैं वो फिर मुख्तलिफ जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, जो इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, हमने उनके साथ मुलाकात की और उसको एक चार्टर ऑफ डिमांड की सूरत में हमने उनको पेश किया। हमने उनको प्रेजेंट किया कि ये वो डिमांड्स हैं जो कि ग्रास रूट लेवल से आप कह सकते हैं कि नौजवानों की तरफ से आई हैं, जो कि समझते हैं कि अगर ये राय जितनी भी पॉलिसीज। तो जवाब क्या दिया? उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बल्कि उसको लिया है, उन चार्टर ऑफ डिमांड को लिया है और उन्होंने इंश्योर कराया कि वो इंशाल्लाह इसको जब भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं पार्लियामेंट के अंदर या मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर,
तो वो इन डिमांड्स को जो है वो कोशिश करेंगे कि हमारी आने वाली जो पॉलिसीज़ बनती हैं उनके अंदर इनकॉर्पोरेट करा सकें मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर, ताकि वो पॉलिसी का हिस्सा बन सकें। तो अभी बड़ा लकीली जब हम अभी मिले भी हैं जो क्लाइमेट चेंज का डिपार्टमेंट जो कि अभी सेपरेट हो गया एनवायरनमेंट से, उनकी जो डीजी साहब हैं उनसे मुलाकात भी हुई है, तो वो अभी इस पॉलिसी के ऊपर, पंजाब की पॉलिसी के ऊपर क्लाइमेट के लिए काम भी कर रहे हैं। तो हमने ये चार्टर ऑफ डिमांड हमने उनको भी सबमिशन किया। अच्छा, ये काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, आपके इरादे, आपके प्लान्स भी बहुत अच्छे हैं और वक्त की ज़रूरत भी है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली देखते हैं कि वादे हो जाते हैं, अमल नहीं हो पाता। तो क्लाइमेट चेंज के वाले से भी हम देख रहे थे कि अभी तक कोई अमली तौर पे ऐसा इदारा या उसकी कोई मीटिंग या उसके कोई रिजल्ट्स हमारे सामने आना शुरू नहीं हुए। आप कितने पुरुमीद हैं? और ये सिर्फ पंजाब का मसला तो है नहीं, ये ना सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का अब तो ये मसला है जी। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? किस तरह से इसको बाकी प्रोविंसेस में, पूरे पाकिस्तान में फैलाने के लिए आपके पास क्या तजावीज़ हैं? इसमें हम यही कहेंगे कि चूँकि जो पंजाब क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है वो एक डिफरेंट 50+ ऑर्गेनाइजेशंस का एक नेटवर्क है, तो ये एक अवेयरनेस उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी गई है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस भी कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर लेकर आएँ। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये ना सिर्फ लाहौर से हैं बल्कि मुख्तलिफ पंजाब के डिफरेंट अजला से हैं। तो ये अवेयरनेस उन NGOs की तरफ भी गई है कि किस तरह से वो अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको मुख्तलिफ जो पंजाब के अजला हैं उनमें किस तरह से वो रेप्लिकेट कर सकते हैं, किस तरह लेके जा सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे ये डिमांड्स हैं, अगर ये डिमांड्स निसाब आता है तो निसाब अगर एक पॉलिसी का हिस्सा बनता है जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट और क्लाइमेट चेंज जो डिपार्टमेंट है उनके साथ, तो ऑब्वियसली ये पंजाब के सारे अजला के स्कूलों के अंदर ये फिर उस तरह से रेप्लिकेट होगा और जाएगा और बच्चे से सीख। अच्छा, सबसे पहला टास्क तो यही होना चाहिए कि इसको पंजाब में हर स्कूल के अंदर इस ग्रीन क्लब का इनेकाद या इसको इसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जिसका तरह इसका नाम भी ग्रीन है, हमारे मुल्क का झंडा भी ग्रीन है जी जी, तो बच्चों को कोई टास्क दिए गए हैं कि कम से कम हर बच्चा एक एक प्लांट तो लगाए? पंजाब का अगर हर बच्चा एक एक पौधा लगा देगा तो कितना सरसब्ज हो जाएगा हमारा सूबा और हमारा मुल्क। उसके लिए क्या प्लान है? क्या टास्क दी गई हैं? कोई उनको मिशन दिए गए हैं कि गंदगी कम फैलाने के लिए क्या करना है, पौधे लगाने के लिए क्या करना है, फिर वाटर रिसाइकलिंग के लिए क्या करना है, गंदगी को कम करने के लिए? इस तरह के टास्क छोटे छोटे यकीनी तौर पे आप दे रहे होंगे बच्चों को। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा अगर हिफ्सा कुछ अपना एक्सपीरियंस इस लिहाज से बताएं, फिर मैं भी थोड़ा शेयर करता हूँ। जी, सामने वो प्लांटेशन के बारे में कहा कि हर स्कूल में एक बच्चे, जिस तरह हम अपने स्कूल में किचन गार्डन लगाते हैं, तो जिस तरह गार्डन में 5-6 खेलियाँ होती हैं, तो एक एक हमने उसमें डिफरेंट चीज़ें प्लांट आप लगाते हैं। यस। और वेजिटेबल भी उगा रहे हैं? यस। अरे हम अपने इसको किचन। और उसके लिए क्या कुछ चाहिए होता है? क्या किसी पॉट के अंदर, किसी गमले के अंदर भी वेजिटेबल उगाए जा सकते हैं, ग्रो किए जा सकते हैं? यस, किया जा सकता है, लेकिन बेसिकली हम अपनी कंपोस्ट भी खुद बनाते हैं। सर अहमद ने हमें बताया कि वो कैसे बनाते हैं, वो बताइए ना हमारे। वो हम ऑर्गेनिक मटेरियल जिस तरह पील्स ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स, उसको हम एक डब्बे में बंद कर देते हैं। अच्छा। फिर वो 2-3 दिन बाद उसका पानी उसको अलग कर देते हैं। उसको 60 डेज लगते हैं कवर होने में। अच्छा। उसके बाद उसको हम आर्टिफिशियल खाद भी डालते हैं ताकि और ज़्यादा बेहतर हो जाए, लेकिन ऑर्गेनिक खाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम ऑर्गेनिक खाद में क्या होता है? जो पील्स ऑफ फ्रूट्स वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अरे वाह, ग्रीन चीज़ें इसमें होती हैं। और कितने दिनों में वो फल सब्जी ग्रो कर जाती है? वो जिस तरह का सीजन होता है उस टाइप से। वो आजकल तो बहुत अच्छे जल्दी ग्रो करते होंगे ना, क्योंकि बरसात का सीजन। जी, लेकिन अब हमारी छुट्टियां हैं तो हम अब नए फ्रूट्स उगाएंगे। तो इन छुट्टियों में आपने कितने प्लांट्स लगाए या घर वालों को बताया कि वो भी अपनी जो प्लांट्स हैं, जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो घर पे ग्रो करें? यस, वो हमारे घर प्लांट्स पड़े हुए हैं तो उसको मैं डेली देखती हूँ, जैसे धनिया हो गया, पुदीना हो गया। अच्छा। ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं, रोज की ग्रीन चिली। अच्छा, ये सब कुछ घर पे उगा रहे हैं? प्लांट्स हैं, क्योंकि वो प्लांट्स हमने टेरेस में रखे हुए हैं और कोई जगह नहीं हमारे पास गार्डन वगैरह, तो हम उसके अंदर उगाते हैं इस तरह की चीज़ें। बहुत अच्छी। और जब वीकेंड पे हम जैसे सर अहमद हमें टास्क देते हैं तो हम आगे बच्चों को टास्क देते हैं कि उन्होंने जितनी भी उनकी प्लास्टिक बोतल्स हैं उनसे कुछ ना कुछ बना के लेते हैं। तो अभी किस तरह से आप कोलैबोरेट कैसे करते हैं? क्या मुख्तलिफ वीक डेज रखे हुए हैं आपने अमर साहब? मुख्तलिफ स्कूल्स में विजिट करते हैं, ऑनलाइन सेशंस होते हैं? किस तरह से अपना मैसेज या जो भी आप चाह रहे होते हैं, अगला मिशन या अगली प्लानिंग, बच्चों को किस तरह से आप इंटरेक्ट करते हैं, उनसे कोलैबोरेट करते हैं? जी, ये हम फिज़िकल विज़िट करते हैं और बच्चों को एंगेज करते हैं। और जैसे हमारी जो क्लीन अप ड्राइव्स हैं
वो हम मुख्तलिफ़ जगहों पे करते हैं। वो जैसे लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अगर लाहौर में कर रहे हैं तो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट और वर्ल्ड सिटी हमारे साथ मिल के कोलैबोरेट करती है। फिर वो ऐसे एरियाज़ बताते हैं जहाँ पे वहाँ पे बच्चे सीख भी सकें और अपना मैसेज जो है वो लोगों तक, कम्युनिटी तक भी पहुँचा सकें। उसके लिए हमने फिर कुछ आईसी मटीरियल जो है वो डेवलप किया है। तो जब स्टूडेंट्स यूथ वहाँ पे जाते हैं तो ना सिर्फ वो एक सिंबॉलिक वहाँ पे वो क्लीन अप ड्राइव कर रहे होते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमने किस तरह से अपने इर्द गिर्द के एरिया को, अपने पार्क्स को, अपनी स्ट्रीट्स को, अपने घर के इर्द गिर्द के एरिया को किस तरह हमने साफ़ रखना है। और ये फिर वहाँ पे प्रॉपर एक प्रैक्टिकल करते हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट और रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट के साथ मिलके। तो वो उनका पूरा स्टाफ हमारे साथ होता है, कलेक्ट करते हैं। को अमर साहब क्या आप रिकॉर्ड भी करते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर? जी बिल्कुल। आप एक एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको दुनिया के दूसरे कोने में पहुंचाने के लिए अगर आप सोशल मीडिया का सहारा लें तो वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पे भी जाता है। जो यूथ होते हैं वो अपनी रील्स, अपनी चीज़ें भी बनाते हैं, फिर अपने जो किस नाम से, इंस्टा पेज या टिकटॉक पे या फेसबुक वगैरह पे किस नाम से आपके? जी पाक मिशन सोसाइटी के नाम, पाक मिशन सोसाइटी के नाम से। और जो स्टूडेंट्स यूथ हमारे साथ एंगेज होते हैं वो अपने इंडिविजुअल्स जो उनके अपने टिकटॉक जो अकाउंट्स हैं या इंस्टा है वहाँ पे भी उसको शेयर। और कोई आपका हिस्सा बनना चाहता है आपके इस मिशन का, तो उसे क्या करना होगा? उसे ये है कि जो हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर उसमें जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, एक तो हम सोशल मीडिया के ऊपर भी उसको अनाउंस करते हैं, और अगर वो हमारे साथ आना चाहे अगर तो कोई स्कूल, कोई इंस्टीट्यूट, कोई इंडिविजुअल, कोई भी आपका हिस्सा बनना चाहता है तो वो पीएमएस के जो ऑफिशियल अकाउंट है उसके ऊपर हमारे साथ वो एंगेज हो सकते हैं और ये चीज़ें हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इसमें हम जो है वो प्लांटेशन ड्राइव करते हैं और बच्चों ने बहुत सारी प्लांटेशन ड्राइव्स की हैं और ऐसी जगहों पे की हैं जहाँ पे बहुत अशद ज़रूरत थी, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही ज़बरदस्त काम है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है। वक्त की कमी थी, लेकिन इंशाल्लाह आपके साथ हम ये सेशंस करते रहेंगे। ये आगाही मुहिम बहुत ही ज़रूरी है। वक्त की ज़रूरत इस वजह से है कि इस वक्त ना सिर्फ पंजाब को, पाकिस्तान को, बल्कि पूरी दुनिया को क्लाइमेट चेंज का सामना करना पड़ा है। हर साल आने वाले जो तूफ़ान हैं, सैलाब हैं, तबाहकारियाँ हैं, वो इसी वजह से हैं कि हमने ख़ुद भी कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन पाकिस्तान ने इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया जितना उसको इसकी तबाही का, इसके नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। तो हैट्स ऑफ टू यू। अहमद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनके साथ नन्ही हफ्सा कुलसूम, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त काम करें। उन जैसे सैकड़ों बच्चे, हज़ारों बच्चे भी इस मिशन का हिस्सा हैं। तो हमारी ढेरों दुआएं हैं और उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ पंजाब हुकूमत पाकिस्तान भी तमाम सूबों में तुम पूरे पाकिस्तान के अंदर इस मिशन को आगे बढ़ाएगी और हम सबको इसके अंदर कंट्रीब्यूट करना है। थैंक यू सो मच आपके आने का। आगे बढ़ते नाज़रीन और कुछ बात कर लेते हैं इस वक्त जो आपके साथ एक रोबोट के बारे में, जो कि इनोवेशन है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। इंसानी रोबोट की हाथ से आटा गूंदने की वीडियो है जिसने देखने वालों को हैरान कर दिया है। ख़वातीन का मसला तो इसमें काफ़ी हद तक हल हो गया, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन होती हैं कि जिनको आटा गूंदना जो है वो एक बड़ा ही जान जोखों का काम लगता है। तो चीन की एक बेकरी से इंसान नुमा एक रोबोट की वीडियो वायरल हुई है जिसने सोशल मीडिया पर सबकी तवज्जो समेटी है। आप भी देख सकते हैं इसको आटा गूंदते हुए, तेजी और महारत से आटा गूंद रहा है और सोशल मीडिया पर लाखों लोग इसको देख रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो पर रोबोट की जानिब से बेकर्स के काम को आसान बनाने पर भी सराहा जा रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में आटा गूंदना इंतहाई मुशक्क़त का काम है। तो जब ये चीज़ सस्ती हो जाएगी तो मेरे ख्याल में हर घर में आपको इस तरह का रोबोट दिखाई देगा, क्योंकि हर खातून को आटा गूंदने के लिए कोई ना कोई हेल्पर चाहिए होता है, तो ये रोबोट उनकी मदद कर सकेगा। दीगर इश्यूज़ भी हैं जिस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। और आज हम सबके फेवरेट गुलकार, पाकिस्तान के मारूफ गुलकार, अदाकार और हिदायतकार सजाद अली की 24 अगस्त को उनकी 60वीं सालगिरह है, जो कि मनाई जा रही है। हमारी तरफ से उन्हें ढेरों मुबारकबाद सालगिरह की। गुलकार सजाद अली 24 अगस्त को 1966 को कराची में पैदा हुए थे और सिल्वर जुबली म्यूज़िकल कॉन्सर्ट प्रोग्राम से अपने करियर का उन्होंने आगाज़ किया और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1993 में सजाद अली का जो गाना है बेबिया, उसने मौसीकी की दुनिया में तहलका मचाया था। और सजाद अली के कई सुपरहिट गाने हैं, एल्बम है जिन्हें शायकीन पसंद करते हैं। चीफ साहब आपको याद होगा, अभी मूड नहीं है, सोनी लगदी, ये सारे वो गाने हैं जो कि आज भी आप सुनते हैं तो हमारे बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, बहुत से लोगों की जवानी की यादें ताज़ा हो जाती होंगी। तो हमारी तरफ से उन्हें आज अपनी सालगिरह पर ढेरों मुबारकबाद हो। आपको वेलकम कहेंगे। प्लेइंग 11 में फिर से तब्दीलियां की जा रही हैं और बाबर आजम की वापसी भी मुतवक्के है, लेकिन जो हमें एक के बाद एक हजीमत का सामना करना पड़ रहा है, इसमें किस किस ने हिस्सा डाला, कौन कौन जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदारी लेगा भी?
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं भी कहूँगा कि सज्जाद अली का मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जिस तरह आपने सिल्वर जुबली की बात की। जी हाँ। तो मैडम गेस्ट बैठी थी और वो एक लड़का आता है, गाना शुरू कर देता है, बावरी चकोरी। तो मैडम ने से गर्दन घुमा के जब देखा तो एक पतला सा लड़का, ना उसकी मूछें आई है ना कोई हाँ बाल, लेकिन क्या था गले में और जबरदस्त। और रेस्ट इज हिस्ट्री, हमें पता है क्या जबरदस्त गुलकार है। चले कमिंग बैक टू क्रिकेट, और ज्यादा बात मैं क्रिकेट पे नहीं कर, मैंने कहा चलो ये बेहतर है, इस पे बात कर ली जाए। तो क्रिकेट वालों ने ऐसा छोड़े ही नहीं हमें, कोई चीज तो है जिस पे हम अपने कैथारसिस कर सकें। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट का ये अलमिया है कि हम कोई ऐसा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन या ऐसे ओपनर्स या ऐसी बैटिंग लाइनअप नहीं प्रोड्यूस कर सकते कि जो फॉरेन टूर्स में अपनी कंडीशन में, तो खैर अब हमने वहाँ पे भी स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। तो फॉरेन टूर्स तो हमें पता ही, 8 साल में हम एक मैच बड़ी मुश्किल से वेस्ट इंडीज में जाके जीते, और उसके बाद से ये टेस्ट मैच कहा जाता है 5 दिन का टेस्ट मैच है, एक दिन में 3 सेशन है, तो आप समझ लें 15 सेशन। तो ये टेस्ट मैच तो 2.5 दिन में खत्म हो गया, दूसरे दिन तो लाइन तक बारिश होती रही, और हमारी टीम बमुश्किल 90 ओवर दोनों इनिंग को मिला के, पहली इनिंग में 48 ओवर बैटिंग करती है, 171 रन बनाती है, दूसरी इनिंग में रेत की दीवार 35 ओवर में 135 रन बनाकर आउट हो जाती है। रीजन क्या है हमारी इस बैटिंग लाइनअप के फ्लॉप होने का, कि हमारे बैट्समैन की वो टेक्निक ही नहीं डेवलप हुई, ना की गई। मैं कोचेस को भी जिम्मेदार दूंगा, क्रिकेट बोर्ड को भी जिम्मेदारी दूंगा, कि वो पिचेज ऐसी बना देते हैं, वो कहते हैं ना कि कबूतर की तरह आंख बंद कर लेना, कि आपको ये नहीं पता कि आपको सारी होम सीरीज नहीं खेलनी है, आपको फॉरेन टूर्स पे भी जाना है, आपको क्वालिटी बॉलिंग का भी सामना करना है। तो वहाँ जहाँ हमारे बैट्समैन, अगर इमामुल हक की बात की ली जाए तो उनका स्टैट्स आ रहे हैं कि रावलपिंडी में 90 की एवरेज, लेकिन रावलपिंडी के अलावा वो अवे सीरीज में जाते हैं तो 25 की एवरेज। तो ये कंपैरिजन कैसे जस्टिफाई करता है वो पाकिस्तान टीम में आ जाए। अजान अवैस आते हैं, डेब्यू करते हैं, उसके बाद से अब 10 इनिंग हो गई है, उनकी एक निफ्टेंसी, और वो आपको नजर आया डाउन द लेग साइड, कैप्टन ने खुद जाके खड़े हो गए जोरू, और राउंड द विकेट बॉलर बॉल कर रहा है, आपके हिप पे आता है तो आप वहां से ग्लांस नहीं करेंगे कि बॉल वहीं पे जानी। गेम अवेयरनेस की बात करो, सऊद शकील पहली इनिंग में रिव्यू नहीं लेते, वैसे तो इतने फालतू रिव्यू हमारी टीम लेती है कि कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, और जब लेना था वहाँ रिव्यू नहीं लिया और वो आउट नहीं थे, वो आउट होकर वापस चले। दूसरी इनिंग में जहाँ फील्डर प्लेस किया गया स्क्वायर लेग पे थोड़ा सा फाइन करके, और आपको बॉल कराई गई और आप वहाँ पे शॉट। टेस्ट मैच पिक एंड चूज होता है कि सिचुएशन को असेस करना और कौन सा शॉट खेलना है, कौन सा नहीं खेलना। अब्दुल्ला शफीक फॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि शान मसूद अनफिट होते हैं वेस्ट इंडीज के टूर पे, तो वो पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं और अब तक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कब तक देंगे ये भी नहीं पता, कंसिस्टेंसी नहीं है। बाबर आजम फॉर्म बहाल करते हैं, और उसके बाद से पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने जिस ग्राउंड पे ये पाकिस्तान का वार्म अप मैच हुआ जहाँ बाबर इंजर्ड हुए, उसके फुटेजेस आ रही हैं, वो इतना कोई सब स्टैंडर्ड ग्राउंड था कि आप उस पर ना खेलते तो बेहतर था, क्योंकि आपने अभी फॉर्म बहाल की थी, आपको टेस्ट क्रिकेट डायरेक्ट खेलना था, तो आपको नहीं जरूरत थी, आप बहुत होता अपनी नेट में जाके प्रैक्टिस कर लेते। खैर ये भी नहीं हुआ। अच्छा, अब बात करते हैं पाकिस्तान की आखिरी 5 विकेटें जो है वो 25 के 21 के स्कोर पे गिर जाती हैं, 8 विकेटें 71 के स्कोर पे गिर जाती हैं। ऐसी बैटिंग लाइनअप जो रेत की दीवार हो, दूसरी टीम को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, सिर्फ चैनल पे बॉल करते हैं और वो आउट कर लेते हैं। उनके बॉलर की स्पीड आप देखें 140 प्लस। जी बिल्कुल, हमारे बॉलर तो दुनिया की बेहतरीन टीम और अपने होम ग्राउंड पे क्रिकेट के बानी भी वो हैं, और हमारे जो लड़के हैं उनका तो शायद एक्सपोजर भी नहीं है, उनका टेम्परामेंट भी नहीं है, और उनको जो उन्होंने सीखा है, जब उन्होंने होश संभाला है तो उन्होंने T20 क्रिकेट को खेला भी है, और उसी के बलबूते पे अगर वो टेस्ट मैच के अंदर इंग्लैंड को होम ग्राउंड पे हराने का ख्वाब लेकर जाएंगे तो वो तो मेरे ख्याल में दीवाने का ख्वाब ही होगा। तो ये सारे जो हमारे सेलेक्टर्स हैं, जो कोचेस हैं, जो PCB की मैनेजमेंट है, उनको ये दिख नहीं रहा कि ये ख़राबी एक रात में तो पैदा नहीं हुई, इसमें कई साल लगे हैं और इसको ठीक करने में भी काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। तो चंद तब्दीलियां कर देने से, चंद नाम तब्दील करने से, अब मोहम्मद रिजवान के बारे में कहा जा रहा है, उनकी जगह कौन विकेट कीपर होगा, और इसी तरह से जो बाकी तब्दीलियां हो रही हैं, इन चंद नामों की तब्दीली से आपको लगता है कि अवैस को हटा देने से काम बन जाएगा या हम कम बैक कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि एक प्लेयर को आप हटा दें। ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखिए, एक प्लेयर की नहीं है, पूरी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप है, और ये इस टेस्ट में बहुत अरसे से होती हुई नजर आ रही है। एक अहमद शहजाद ने बड़ी अच्छी मीम उनकी इस वक्त वायरल हुई है, वो कह रहे हैं हमारे फास्ट बॉलर भागते हुए तो आते हैं 30 यार्ड से, लेकिन अंपायर के पास पहुंच के ऑफ स्पिन बॉलिंग कर देते हैं। मतलब उनकी पेस ही इतनी कम है कि आप पेस कहते हैं ना टेस्ट क्रिकेट में मैटर करती है। और शोएब अख्तर की स्टेटमेंट के फास्ट बॉलर की जो पीक होती है ना, वो 18 से लेकर 25 साल की उम्र है, और अली रजा उस ब्रैकेट में आते हैं
और उनके पास पेस है, उनको क्यों नहीं पिक किया जा रहा, ये नहीं मुझे अभी समझ आ रही। और साथ साथ एक और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है आकिफ जावेद, और तीसरे फास्ट बॉलर है मीर हमजा, जो कि इंग्लैंड में ग्लैमोगन भी खेल रहे हैं। ये तीन इन सारों से बेहतर ऑप्शन। देखिए ये स्टीरियोटाइप बॉलिंग अटैक है, एक ही तर्ज के बॉलर हैं तीनों। अब्बास जस्टिफाई कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल के साथ बॉलिंग करें। अगर आप मोहम्मद अली और साथ साथ खुर्रम शहजाद की बॉलिंग एनालिसिस देख लें, तो खुर्रम शहजाद ने 6 रन पर ओवर टेस्ट क्रिकेट, इमेजिन करें 133 रन उन्होंने देकर 3 विकेटें हासिल की। कैसे ऐसे बॉलर को आप टीम में रख सकते हैं जो एक कहते हैं ना, दोनों एंड से प्रेशर बिल्ट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। मोहम्मद अब्बास अच्छे ओवर कर रहे हैं, अली उस्मान ने अच्छे ओवर किए, दूसरे ओवर से आप आके एक ओवर में 4 चौके खा लेते हैं, तो दूसरी टीम को तो कोई फिक्र ही नहीं है। तो यही वजह है कि हमें उसको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। देखें एक आध बॉल जहां उन्होंने चैनल पे सही जगह बॉल की, वहां इंग्लैंड भी अनप्लेबल नजर आया। तो वहां कंसिस्टेंसी से बॉलिंग कोच जो इस वक्त है, वो कंसिस्टेंसी से बॉल क्यों नहीं कर पा रहे। उमर गुल से कोई पूछे कि आप क्या इनको टिप्स देते हैं, क्या प्लान देते हैं कि कहाँ पे बॉल को पिच करना है, किधर बॉल करनी है, और अगर वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे तो भाई इनको बाहर तो बैठाओ। आप इनके ऑप्शंस क्या हमारे पास खत्म हो गए हैं पाकिस्तान में, बहुत ऑप्शंस है। आप यंगस्टर्स को मौका दे दें, मैं कहता हूँ इनसे तो हार ही रहे हैं ना, चले उनसे भी हारेंगे, लेकिन उनको मौका तो दिया जाए। जो दे आर नॉकिंग एट द डोर, जिनके पास पेस है, हम कहते हैं कि पेस होनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता बना रहा। अब लॉर्ड्स टेस्ट की बात करें तो टोटली डिफरेंट है। एजबेस्टन में आपको बड़ी कूल कंडीशन थी, बारिश भी हुई थी और बहुत कुछ हुआ था, लेकिन यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से पिच जो है वो बेक हुई हुई है। और 2 स्पिनर के बारे में सोचा जा रहा है, शायद साजिद खान को भी पाकिस्तान खिला ले, लेकिन पाकिस्तान का फिर वही मसला आ जाता है कि क्या गारंटी है कि अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद और बाबर आजम जो कि वापस आएंगे वो परफॉर्म कर देंगे और हमारा मसला हल हो जाएगा। हमारा मसला हल नहीं होगा इस तरह। हमारा देखिए 6 बैट्समैन, हम 7 बैट्समैन खिला के हमने देख लिया कि जहाँ पहले 4 ने कुछ नहीं किया, एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने का भी कोई फायदा नहीं। टीम का बैलेंस अच्छा होना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट आप खेल रहे हैं, 5 जेन्युइन बॉलर्स होने चाहिए, बेशक 2 स्पिनर है, 3 फास्ट बॉलर, ऑलराउंडर। आमिर जमाल को तो खिलाए ना, लेकर किस लिए गए, बाहर बैठाने के लिए लेकर गए थे, खिलाएं आप। आपने देख लिया मोहम्मद अली की और खुर्रम शहजाद की परफॉर्मेंस के, इस परफॉर्मेंस पे उनको जगह नहीं बनती, तो और जो ऑप्शन है उनको ट्राई कर लें। तमाम बेहतरीन ऑप्शंस को अब भी इस्तेमाल ना किया तो फिर कब। अच्छा, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर भी हम देख रहे हैं कि इंतखाबात थे और पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता पैनल ने भारतीय जो हिमायत याफ्ता पैनल था उससे शिकस्त दी है। तो एक तरफ खेल के मैदान में हमारा बुरा हाल है, दूसरी तरफ ये जो हम जो महाज है मैनेजमेंट का, उस पे हम मुसलसल बरतरी हासिल किए हुए हैं। लेकिन इसका फ़ायदा या इसका मज़ा भी तभी आएगा जब हम खेल के मैदान में परफॉर्म करेंगे। क्या कहेंगे माद भाई? वेरी ट्रू, बिल्कुल। आपको देखें खेल के मैदान में ही परफॉर्म करना है। ये बाकी चीज़ें जो हैं वो आईसीसी के अंडर आती है, जो हमारी पहुंच से दूर है। हमें पता है एंड ऑफ द डे आईसीसी कौन रन करे, आप क्रिकेट काउंसिल में कर लेंगे, चले किसी हद तक आपके पास इख्तियारात होंगे, आप अपनी बात को मनवा लेंगे। लेकिन जब ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट पे बात करते हैं कि आपको वर्ल्ड कप नज़र आता है, आपको T20 नज़र आता है, आपको आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नज़र आती है, तो आईसीसी जिम्मेदार है। तो आपको कम से कम करना क्या, आपको सबसे पहले अपनी क्रिकेट को बेहतर करना, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करना है। अगर आप नहीं कर पाएंगे, मुदस्सिर नजर कह रहे थे कि कब से हमारे अंडर-19 टूर्स नहीं हो रहे, हमारी A टीम के टूर्स नहीं हो रहे। ये आपके लिए मैं कहता हूँ ना बेंच स्ट्रेंथ होती है, और ये पूल ऑफ प्लेयर्स आप बढ़ाते हैं। तो हमारे पास तो पूल ऑफ प्लेयर्स ही नहीं है। अभी खबर आई है कि 21 फास्ट बॉलर्स को बुलाया गया कैंप में, वो क्या करेंगे कैंप में आके, वो इसी तरह नेट में बॉलिंग करेंगे। कोई ऐसा ग्रेड वहां पे खड़ा हो कि जो उनको बताए कि कंडीशन को एसेस करके किस रन पे, किस पेस से क्या बॉलिंग करनी होती है। हर बैट्समैन की टेक्निक में फ्लॉ होता है, तो उसको कहाँ पे टारगेट किया जाता है। बड़े फैसले करने होंगे और बहुत ही जंगी बुनियादों पे करने होंगे। लीड्स टेस्ट में इनिंग्स में 101 रन की भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं, उम्मीद करते हैं तब्दीलियां कारगर साबित हों और इस शिकस्त के गर्दाब से हम निकल पाएँ। बहुत शुक्रिया, हमाद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, लाहौर में 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायाने शान तौर पर मनाने की तैयारियां इस वक्त जारी हैं भरपूर तरीके से, और लाहौरी बरकी, कुमकुमे, झंडे और नालायन पाक ख़रीदने मार्केट पहुंच रहे हैं। आशिकाने रसूल के लिए ये सबसे बड़ी ईद है। कहते हैं कि शायाने शान मनाए गए और उसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए क्या क्या तैयारियां जारी हैं, हमारे नुमाइंदे राना वहीद इस वक्त मौजूद हैं शालम मार्केट में, और शराज निसार कहां पर मौजूद हैं ये उन्हीं से जानते हैं। पहले राना वहीद, आप बताइएगा कि यहाँ पर किस तरह की तैयारियां जारी हैं, कैसी रौनकें हैं और लोगों का क्या कहना है कि वो किस तरह से मनाएंगे जितने भी आशिकाने रसूल हैं ईद मिलादुन्नबी को। अगर
अगर बात की जाए तो मिलादुन्नबी जो है लाहौरी जो है वो अरूज पर पहुंच चुके हैं। लाहौरी आपको पता है कि आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद जो है इस वक्त मार्केट पहुंची है, जहां पे वो नलाइन पाक और उस तरह की जो लाइटिंग की जो लड़ियां हैं वो ख़रीदने में मसरूफ़ है। उनका कहना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत है, तो इस हवाले से उनकी जो तैयारियाँ हैं वो नामुकम्मिल होती हैं अगर वो मार्केट से जंडियाँ बैचेज़ और ना ख़रीदें। उनका ये कहना है कि ये उनकी सबसे बड़ी ईद है, आका दो जहां की रहमतुल लिल आलमीन की विलादत का दिन है। मेरे साथ आशिकाने रसूल जो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं उनसे बात भी करते हैं। क्या कहेंगे, क्या खरीद रहे हैं आप? मैं बच्चों के लिए झंडिया वगैरह लेने आया, लाइटिंग वगैरह लेने आया हूँ। आशिकाने रसूल है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप सब के उम्मती हैं और आप सब दो जहाँ जो दुनिया में तशरीफ़ लाए उनके आने की खुशी में हम सारा जश्न मनाते हैं। पूरी उम्मत मुस्लिम माशा मनाती है, तो बच्चों की खुशी हम घर से निकल पड़े हैं। तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ लाइटिंग वगैरह खरीद ली है, तो इंशाल्लाह ताला झंडे वगैरह भी लेके जाएंगे। बैचेज़ वाला मैं देखने आया हूँ शादी में, पता चल बड़ा सस्ता मिलता है, लेकिन अभी हम महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो मैं हाँ बिल्कुल महंगाई है। मैं खरीदेंगे जरूर इंशाल्लाह। आप सबसे उम्मती हैं जी, आप कहने में जश्न मना सरकार की आमद में जो है उनकी आमद का सिलसिला जो है जश्न आमद रसूल जो है इस हवाले से जो लाहौरी हैं वो खास करके बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राना वहीद, हमें लाहौर से बता रहे थे। रुख कर लेते हैं फैसलाबाद का। वहाँ पर भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। आशिकाने रसूल किस तरह से इसका एहतमाम कर रहे हैं जानते हैं शराज हसन से। जी शराज हसन, बताइएगा कि फैसलाबाद में क्या माहौल है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी यौम विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। शहरी जो हैं जश्न यौम विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने के लिए भरपूर मजहबी जोशो जज्बे का मुजाहरा कर रहे हैं। दुकानों का रुख कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीद रहे हैं। इन चीज़ों में झंडे हैं, बैजेज़ हैं, नालान पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैजेज़ हैं, वो खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। इधर शहरी मेरे साथ मौजूद हैं शॉप पर, इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी भाई ये बताएं कि इधर शॉप पे आए हुए हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें देख रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या जज्बा है? अल्लाह पाक के फजल व करम से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जश्न विलादत की खुशी का ये अजीम मौका अता फ़रमाया है कि हर साल आशिकाने रसूल हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जश्न विलादत की खुशी में गुम्बद वगैरह में बैजेज़ वगैरह ख़रीदते हैं और उसके अलावा परचम वगैरह लगाते हैं, लाइटिंग वगैरह लगाते हैं और अपने घरों को सजाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में शामिल होकर इसको अपने लिए बाइस मुसर्रत, बाइस खुशी समझते हैं और इसमें महफ़िल वगैरह का इनेकाद किया जाता है, नात ख़्वानी की जाती है, तिलावत की जाती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नाम पर यानी कि चीज़ें वगैरह तकसीम की जाती हैं, जुलूस वगैरह होते हैं, नारे होते हैं और आशिकाने रसूल सारी रात जो है इबादत में गुजारते हैं और दिन का आगे रोज़ा रखते हैं, फिर जुलूस में शिरकत करते हैं और वापसी पर नमाज असर फैज़ान मदीना में बाजमात अदा करते हैं और उसके बाद इफ्तार का सिलसिला होता है, रिक्कत अंगेज़ दुआएं की जाती हैं। बहुत शुक्रिया शराज हसन फैसलाबाद से और राना वहीद लाहौर से मौजूद थे। और तमाम उम्मती इस वक्त शान शान अंदाज में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए पुरज़्म है। 2 दिन बाकी रह चुके हैं, कमी तातील भी होगी यकीनी तौर पे। उम्मीद करते हैं कि बखैर आफियत ये दिन गुजरे और इसके लिए तमाम तर इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।